तो आज हम जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिस्कस करेंगे ताकि वो आपका प्रोजेक्ट का ये पार्ट भी कंप्लीट हो जाए। सर मेरे कुछ सवाल थे पिछली क्लास से रिलेटेड। जी जी बताइए। सर आपने दो काइंड्स बताई थी, एक थी मेजर शेयर होल्डर और एक माइनर शेयर हाँ होल्डर। जी जी। मेजर शेयर होल्डर के ऊपर ही हमने प्रोजेक्ट बनाना है ऐसा आपने बताया, हाँ हाँ जिसको हमने कॉर्पोरेट वैल्यू मॉडल से फाइंड आउट करना है। सही है। और आपने क्लास में जो है वो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल पूरा लास्ट क्लास में हाँ समझाया, हाँ हाँ। जिसमें डिविडेंड डिवाइड होगा जो भी रेट हम्म 1 प्लस रेट ऑफ रिटर्न जो भी मिल रहा है उसको डिस्काउंट करके। हम्म। कॉर्पोरेट का आपने बताया कि फ्री कैश फ्लो से डिवाइड होगा 1 प्लस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हाँ सही है। मुझे कोई इसकी एग्जांपल मिल सकती है कि जैसे कि इसमें एक परपेचुइटी भी आता है, वैल्यू ऑफ हाँ परपेचुइटी इज इक्वल्स टू फ्री कैश फ्लो डिवाइड बाय वेटेड एवरेज ऑफ कॉस्ट हाँ ऑफ हाँ। कैपिटल। इसकी एग्जांपल मिल सकती है कि क्या क्या ऐसी प्रैक्टिकल एग्जांपल मिले जिसको मैं रिलेट कर सकूं परपेचुइटी इससे। की जी। और परपेचुइटी की तो इंट्रिंसिक वैल्यू भी, ये दो अच्छा चीजें मुझे देखिए। समझ नहीं आई हाँ थी। मैं समझाता हूँ। देखें, एक तो जो परपेचुइटी है पहले उसकी बात कर लेते हैं ना। उसकी तो हम्म। एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगी, जैसे प्रेफर्ड स्टॉक हो गया। और प्रेफर्ड स्टॉक में यू हैव अ फिक्स डिविडेंड। आपको मालूम है कि अगर वो हम्म। लिखा होता है 10% ऑफ फेस वैल्यू तो आपका डिविडेंड फिक्स होता है। तो अगर वो जी। फिक्स डिविडेंड है तो वो परपेचुइटी से आप हल कर सकते हैं। ठीक है ना, आप सिर्फ उसका कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक डालें, नीचे डिवाइड कर देंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। अच्छा, जहाँ तक ये बात है। कॉस्ट ऑफ प्रिफर्ड स्टॉक मींस कि जो हमें डिविडेंड मिल रहा है वो। नहीं नहीं, फिर जैसे ये कॉस्ट जो है ना आज हम डिस्कस करेंगे। ये जो वैक वाला पोर्शन है या कॉस्ट ऑफ इक्विटी होती है वो क्या होती है। तो कॉस्ट ऑफ डेट तो आसान है, जो इंटरेस्ट मिल रहा होता है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होती है वो आज थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, और उसी के ज़मीन में कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक। बेसिकली मैंने आपको एक मोटी सी बात बताई थी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी ये वो कॉस्ट होती है कि जो आपका इन्वेस्टर जो होता है, ऑनर कोई भी एक्सपेक्ट बंदा, करता है बिजनेस से। एग्जैक्टली हाँ वो बिजनेस से जितना एक्सपेक्ट कर रहा होता है, यानी जितना उसको रिक्वायर्ड होता है इन्वेस्ट करने का, वो उसकी कॉस्ट होती है। फॉर ठीक। एग्जांपल, अगर आपका इन्वेस्टर आपका शेयर खरीद रहा है और उसके जहन में है कि मुझे जो है ना 10 रुपये मिनिमम रिटर्न 10% मिलेगा, तो वो हम्म। आपको 10% देना होगा, वो आपकी कॉस्ट है। अगर आप वो हम्म। नहीं देंगे तो क्या होगा, वो शेयर सेल कर देगा। जब सेल करेगा आपकी प्राइस कम हो जाएगी। तो प्राइस आपको डिक्रीज। वो शेयर मेंटेन रखने के लिए जो है वो आपको हर हाल में देना होता है। यहाँ पे कोई जी। बंदा ये कहता है कि भाई डेट तो ज़रूरी है, लीगल रिक्वायरमेंट है, आप इंटरेस्ट पे करें, डिविडेंड में तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो हम अगर हम्म। डिविडेंड ना दें तब भी कोई मसला नहीं है, कंपनी चलती रहेगी। तो अगर हम्म। कंपनी चलती रहेगी तो हम उसको कॉस्ट कैसे कह सकते हैं? लॉजिकल सवाल है ना, कि भाई हम्म। डिविडेंड तो आपके इख्तियार में है ना, आप ना दें। बहुत सी कंपनीज कई कई साल डिविडेंड नहीं देती। हम्म। ठीक है ना। लेकिन वो अगर इन्वेस्ट रिजर्व में डालती हैं, री इन्वेस्ट करती हैं, तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो बढ़ा ही देता है ना। एग्जैक्टली वो तो ये अख्तियार आपके पास होता है, लेकिन वो जो कंपनी नहीं देती डिविडेंड, वो री इन्वेस्ट कर रही होती है। जब री इन्वेस्ट कर रही होती है तो मार्केट के अंदर उसकी वो प्राइस जो है वो यानी आप डिविडेंड दें या री इन्वेस्ट करें, वो दोनों सूरतों में एट द एंड वो इन्वेस्टर तक पहुंच जाता है। लेकिन बिल्कुल। अगर आप इन्वेस्टर तक ना दें, लेट सपोज कोई कंपनी का है कि नहीं, कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं इन्वेस्टर को नहीं देती, तो उस सूरत में क्या होगा? उस सूरत में ये होगा कि इन्वेस्टर ने जो है आपका शेयर जब खरीदा हुआ है तो उसके जहन में कुछ ना कुछ रिटर्न होगा कि भाई मुझे इतना रिटर्न चाहिए। अगर वो रिटर्न नहीं मिल रहा इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड और इन फॉर्म ऑफ कैपिटल गेन, तो क्या होगा? शेयर प्राइस विल गो डाउन। एंड जब आपकी शेयर प्राइस नीचे जाएगी तो आपको जो है नेक्स्ट टाइम कैपिटल रेस करने में प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट टाइम हम्म। आपको उसी उतना ही कैपिटल रेस करने के लिए डबल शेयर इशू करने पड़ेंगे। आपकी जो है बोरोइंग की कॉस्ट बढ़ जाएगी। जब आप बैंक से पैसा लेने जाएंगे तो वो बैंक क्योंकि आपकी इक्विटी वैल्यू कम हो जाएगी कंपनी की, तो हम्म। आपको जो जो कॉस्ट होती है, जो भी आपकी कोलेट्रल लिया जाता है या जो भी कॉस्ट है, रिस्कीनेस बढ़ जाएगी, तो आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बढ़ जाएगी, कॉस्ट ऑफ डेट भी बढ़ जाएगी। तो होता और कंपनी को अल्टीमेटली जो है, सॉरी, अल्टीमेटली अल्टीमेटली कॉस्ट बेयर करनी है बिजनेस ने इक्विटी हाँ की। इक्विटी ये की। बात क्लियर। तो सर तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? अच्छा, अब सवाल ये है कि अब इंट्रिंसिक वैल्यू आप ये समझें कि जो इन्वेस्टर के जिसको आप फंडामेंटल वैल्यू कहते हैं, कि जो इन्वेस्टर के माइंड में जो वैल्यू है, ठीक है ना, वो आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू है। ठीक है। सर ये बैलेंस शीट से मिलती है? ये कैसे बैलेंस मिलती शीट से नहीं मिलती है, कैलकुलेट होती है। ये इसकी कोई किसी जगह आपकी कोई वो नहीं लिखी हुई होती। देखें, एक चीज़ समझ लें, है? जो आपकी एक्चुअल प्राइस होती है,
ठीक है, जी वो रिफ्लेक्ट करती है इंट्रिंसिक वैल्यू को। लॉन्ग टर्म प्राइस देखो, आज की जो प्राइस होगी उसके अंदर हो सकता है थोड़ा सा नॉइज हो। नॉइज का मतलब ये है कि मार्केट में आज कोई ऐसा इवेंट हुआ हो जिसकी वजह से उसकी प्राइस डिस्टर्ब हो गई हो। लेकिन लॉन्ग सही। टर्म जो प्राइस होती है, लाइक फॉर इंस्टेंस 50 वीक मूविंग एवरेज ले लें, तो वो जो लॉन्ग टर्म प्राइस होती है वो इंट्रिंसिक वैल्यू, जो आपकी फंडामेंटल वैल्यू होती है, उसको रिफ्लेक्ट करती है। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है कि दैट इज अ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लोस, जो मार्केट देखती है। एक तो आप देखते हैं, सही। हर एक का पर्सपेक्टिव अलग होगा फ्यूचर को देखने का। जो मार्केट देखती है फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज की, वो आपकी इंट्रिंसिक या फंडामेंटल वैल्यू होती है। और आपकी एक्चुअल वैल्यू जो है वो फंडामेंटल या इंट्रिंसिक वैल्यू को फॉलो करती है। अगर वो 1 या 2 दिन में फॉलो नहीं कर रही तो लॉन्ग टर्म वो डेफिनेटली फॉलो करती है। ठीक है, सही। तो सर इसलिए हम इसको ये कहते हैं मार्केट वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू इज मोर ऑफ अ सेम थिंग। ठीक है ना। सर इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला आपने बताया, वैल्यू ऑफ ऑपरेशन प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये वैल्यू ऑफ ऑपरेशन हाँ, कैश फ्लो से मिल जाएगा हमें? नहीं, ये तो पूरा तरीका बताया ना सर वैल्यू कुछ इसके निकालने के लिए। प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल सकते हैं जिसको हम वैल्यू प्रैक्टिस करें तो? वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? वैल्यू निकालने के लिए आप फ्री कैश फ्लो कैलकुलेट करेंगे। ठीक पिछले है। सालों की फ्री कैश फ्लो से अगले सालों की फ्री कैश फ्लो कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद अगले साल की टर्मिनल वैल्यू निकालेंगे बेस्ड ऑन द प्राइस। जैसे आपने पिछले चैप्टर में बताया था, उस प्राइस को, यानी उसकी टर्मिनल वैल्यू को और पिछले सालों की कैश फ्लो की वैल्यू को टाइम 0 पे ले जाएंगे, डिस्काउंट करेंगे, तो जो वो वैल्यू आएगी वो होगी वैल्यू ऑफ द फर्म। ठीक है, उसमें से ठीक है। वैल्यू ऑफ डेट माइनस कर देंगे तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगी। सही है। अच्छा सर, अभी आपने थोड़ी देर पहले, सॉरी सर, अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला कि जो मार्केट वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू सेम होती है, जबकि मैंने बुक में ये पढ़ा था और उसमें एग्जाम्पल से भी प्रूव किया था कि ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। मार्केट वैल्यू है कि कब कोई, अगर आपको कोई बिजनेस परचेज करना चाहे तो जो बायर है आपको जो बिल करना चाहे वो उसकी मार्केट वैल्यू, और इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो आपकी प्लस माइनस हो सकती है, वो ऑपरेशन प्रॉफिटेबिलिटी एफिशिएंसी की बेसिस के ऊपर, हाँ हाँ डेब्ट आपका कितना इन्वॉल्व है। तो ये दो हाँ। अलग अलग चीजें हैं सर। मैं मैं बता इसका मैं इसका जवाब देता हूँ। देखिए, एक चीज समझ लें कि मार्केट वैल्यू असल तो मार्केट वैल्यू है। ठीक है ना। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ इंट्रिंसिक वैल्यू मार्केट वैल्यू सेम होती है कि लॉन्ग टर्म के अंदर, अच्छा मार्केट वैल्यू क्या है आप समझ लें कि मार्केट वैल्यू आप कौन सी ले रहे हैं। मार्केट वैल्यू अगर कल की क्लोजिंग प्राइस ले रहे हैं तो वो सेम नहीं होगी। लेकिन अगर मार्केट वैल्यू अगर 50 वीक मूविंग एवरेज ले रहे हैं लेट्स सपोज, तो वो एक मार्केट वैल्यू अलग निकलेगी ना। अगर आपकी शेयर प्राइस 50 वीक मूविंग एवरेज होगी तो वो शेयर प्राइस अलग होगी, वो भी मार्केट वैल्यू है। अगर आप कल की क्लोजिंग प्राइस लेंगे वो भी मार्केट वैल्यू है। तो आप वो कौन सी मार्केट वैल्यू ले रहे हैं? तो अगर आप कल की क्लोजिंग प्राइस ले रहे हैं तो उसके अंदर नॉइस का एलिमेंट शामिल होगा। ठीक है ना, आजकल के हालात शामिल होंगे, तो वो इंट्रिंसिक वैल्यू से मैच नहीं करेगी। लेकिन अगर आप लेट्स सपोज 50 वीक मूविंग एवरेज ले रहे हैं या लॉन्ग टर्म प्राइस ले रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि वो जो इंडिविजुअल जो नॉइज होती है मार्केट के अंदर वो बैलेंस ऑफ हो जाएगी। नॉइज को कहते हैं स्टोकेस्टिक, यानी कि वो जो है रैंडम वॉक होती है। तो अगर लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखेंगे उसके अंदर ट्रेंड नहीं होता, तो वो प्लस और माइनस जो है ना वो आपस में कैंसिल आउट हो जाती है। तो फिर लॉन्ग टर्म की जो प्राइस है वो फंडामेंटल वैल्यू को ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है। आप ये समझ लें। ठीक है ना। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि अगर हम लॉन्ग टर्म की प्राइस लेंगे, लेट्स सपोज 50 वीक मूविंग एवरेज लेंगे, दैट इज वेरी मच क्लोजर टू द फंडामेंटल वैल्यू। और इसके साथ मैं मजीद ऐड करता हूँ, अगर मार्केट इफिशिएंट हो जाए, क्योंकि मार्केट इफिशिएंट नहीं होती तो वो फंडामेंटल को रिफ्लेक्ट करती नहीं करती। अगर मार्केट इफिशिएंट हो जाए तो वो ट्रूली फंडामेंटल को रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, ये बात क्लियर हुई बात? जी सर। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो किताब में भी सही लिखा है कि किसी पॉइंट की बात करेंगे तो हो सकता है उसके अंदर नॉइस का एलिमेंट हो, लेकिन थ्योरेटिकली, इट्स नॉट प्रैक्टिकली बट थ्योरेटिकली, अगर मार्केट इफिशिएंट हो और उसके अंदर नॉइज ना हो, या लॉन्ग टर्म वैल्यू लें जिसके अंदर नॉइज कैंसिल आउट हो जाए, उसमें ट्रेंड खत्म हो जाए, तो वो जो है थ्योरेटिकली फंडामेंटल को रिफ्लेक्ट करेगी, करना चाहिए। अगर नहीं करेगी तो लॉन्ग टर्म आर्बिट्राज उसको फोर्स कर देगा कन्वर्ट करने पे। अब वो आर्बिट्राज कितनी देर में इन्फोर्स होता है वो डिपेंड करता है एफिशिएंसी ऑफ द मार्केट पे। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है तो वो फॉरेन आर्बिट्राज हो जाएगा और वो जो है फंडामेंटल्स पे आ जाएंगे। और अगर मार्केट एफिशिएंट नहीं है तो इट विल टेक मे बी मंथ्स। ठीक है ना। अच्छा सर, इसमें एक दूसरा क्वेश्चन और ये भी है कि समटाइम्स ये होता है कि फ्री कैश फ्लो नेगेटिव में होता है, कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी होती है क्योंकि वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहा होता है, इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, जो मनी जनरेट कर रहे होते हैं। हाँ तो ये थोड़ा डिफरेंट पिक्चर देता है। तो हाँ। यहाँ पर क्या कहेंगे सर आप दोनों को कंपैरिजन में? देखिए, इसमें जो है ना आपको हमेशा लॉन्ग टर्म देखना पड़ेगा ना। एक ग्रोथ साइकिल होती है, मैं एक पॉइंट समझता हूँ। जैसे इंसान की लाइफ साइकिल है ना, जैसे कंपनी की एक लाइफ साइकिल होती है। लाइफ साइकिल के अंदर पहला स्टेज आता है इंट्रोडक्शन का, जिसके अंदर आप कैश आउटफ्लो करते हैं। उसके बाद एक ग्रोथ का फेज आता है, वो 5 साल 10 साल तक रहता है। इस फेज के अंदर फ्री कैश फ्लो अमूमन नेगेटिव होता है। और उसके बाद देयर इज लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी फेज। ठीक है,
तो अगर आप इसकी वैल्यूएशन कर रहे हैं कंपनी की, तो 2-3 साल के बाद जो है कैश फ्लो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर वो री इन्वेस्ट हो रहा है, ग्रो कर रही है कंपनी, तो वो कैश फ्लो तो नेगेटिव हो रहा है, लेकिन साइज क्योंकि बढ़ रहा है तो कल के आने वाले डिविडेंड पॉजिटिव हो रहे हैं। तो होगा ये कि जब आप प्रोजेक्शंस करेंगे अगली की, वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो वो क्योंकि प्रोजेक्शन तो 1 साल की नहीं होती ना, वो तो 10 साल की 30 साल की कर रहे होते हैं। तो उसके अंदर फिर प्राइस जो है उसमें आने वाले जब भी वो होगा तो उसमें प्राइस में उसका इफेक्ट आ जाएगा। तो हमें जो है एक कैश फ्लो से मतलब नहीं होता, हमें तो वैल्यू से मतलब होता है, जिसके अंदर विच इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द फ्यूचर कैश फ्लोज। ठीक है, तो अगर आज की वैल्यू नेगेटिव है या अगले 5 साल की वैल्यू नेगेटिव है, तो अगले आने वाले 50 साल में जो है उसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव ही वो रीपे करेगा, एक्चुअली वो इन्वेस्ट हो रहा होता है। ठीक है ना? ठीक है सर। और कोई सवाल? ठीक है सर, एक वैट क्वेश्चन की है। तरफ बढ़- जी पास। सर ये बताएगा, जैसे लास्ट लेक्चर में आपने बताया था ना, सारी कैलकुलेशन वैल्यूएशन की जो थी, डिविडेंड वाली और वैक वाली भी। हाँ बट एक चीज़ क्लियर कर दें कि जो FCF है वो हम बैलेंस शीट से ही हमें कंसिडरेशन करना होती है या कैलकुलेट करना होता है FCF? FCF तो कैलकुलेट करना होता है, बैलेंस शीट में कहाँ होगा आपके पास? सर उसका फॉर्मूला वो आप देखिए चैप्टर नंबर 2 में क्या था, पूरा FCF ही था। अच्छा ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट से जो निकालते हैं। हाँ ठीक है सर, मैं वहाँ से रिव्यू कर लूँगा। हाँ बिल्कुल। थैंक यू। एनीथिंग एल्स? ठीक नो सर। तो अब तो ये हमने लास्ट क्लास में काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली थी वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक चीज़ जो रह गई थी वो कॉस्ट, वो कौन सा डिस्काउंट रेट है, डिस्काउंट रेट कौन सा डाला जाए जिसकी वजह से जो है ना आपको सही कॉस्ट मालूम हो जाए। जो सबसे जो बॉयल डाउन होता है ना, सबसे आखिरी चीज़, वो आपका डिस्काउंट फैक्टर होता है। आपका डिस्काउंट फैक्टर ऑल्टर होगा, आपकी वैल्यूएशन ऑल्टर हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट जो फैक्टर है वो डिस्काउंट है। तो वो हालांकि रेट एक ही है, जो कि वो आपके प्लग इन हो रहा होता है आपकी वैल्यू मॉडल के अंदर, सिर्फ एक रेट होता है। तो वो, लेकिन वो रेट कैसे निकाला जाए वो इसमें लंबी चौड़ी कहानी है। और पूरा आप समझ लें कॉर्पोरेट फाइनेंस जो है, अभी तो आखिर आपका बिल्कुल बेसिक है, लेकिन पूरा कॉर्पोरेट फाइनेंस इसी डिस्काउंट रेट के गिर्द घूम रहा होता है बेसिकली। जब आप एडवांस में जाएंगे तो आपकी पूरी कोर्सेज होंगे जिसके अंदर सिर्फ ये डिस्काउंट रेट फोकस होगा कि भाई ये कैसे निकाला जाए। ठीक है ना? हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा अजम्पशंस करके उसको सिंपल कर लेते हैं। जब आप दुनिया रियल वर्ल्ड में जाते हैं तो उसमें अजम्पशन नहीं होती, तो उसमें बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। बहरहाल तो आज हम वो डिस्काउंट रेट के बारे में बात करेंगे, जिसको हम कॉर्पोरेट वैल्यूएशन मॉडल में क्या कहते हैं, वैक, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है ना? तो ये आपको स्लाइड आपको नजर आ रही होगी, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये आपका 9th चैप्टर है। तो आज हम इस कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कंपोनेंट डिस्कस करेंगे, कॉस्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आपको विजिबल है ना? तो जी। अच्छा, तो नाउ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है, आप समझ लें कि इट इज़ अ वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज का मतलब क्या होता है कि आपको एक वैल्यू चाहिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल की। कैपिटल के कंपोनेंट्स बहुत सारे होते हैं। ठीक है ना? आप कैपिटल जो है डेट से भी लेते हैं, इक्विटी से भी लेते हैं। तो आप ये समझ लें कि ये एक तरह से सोर्सेज ऑफ कैपिटल है। व्यू जब पहले तो आपको जो है ना इसके लिए कैपिटल बजटिंग करनी पड़ती है। कोई नया आपका प्रोजेक्ट लग रहा होता है तो उसके लिए सबसे पहले आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए। लेट्स सपोज आपकी फिजिबिलिटी स्टडी बनी, लेट्स सपोज आप यू आर बेसिकली एक पावर प्लांट लगा रहे हैं। नाउ पावर प्लांट के लिए आपने फिजिबिलिटी स्टडी बनाई। फिजिबिलिटी स्टडी में कहा कि भाई मुझे जो है ना 1 बिलियन रुपीज़ चाहिए, 1 अरब रुपया चाहिए। अब जब वो फिजिबिलिटी स्टडी बन गई तो फिर आपका कैपिटल स्ट्रक्चर डिवाइस होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है कि आप वो पैसा कहाँ से बोरो करेंगे। तो बेसिकली 2 एवेन्यूज होते हैं, वन इज बोरिंग थ्रू डेट एंड द अदर वन इज बोरिंग थ्रू इक्विटी। दो एवेन्यूज से आप बोरो कर रहे होते हैं। तो लेट्स सपोज अगर अच्छा, तो डिपेंड करता है कि ये जो 1 बिलियन है, 1 अरब जो है, ये उसमें से कितना % डेट होगा और कितना % इक्विटी होगा, ये डिपेंड करता है आपको कैपिटल स्ट्रक्चर पर। अगर आपका कैपिटल स्ट्रक्चर 60-40 है तो दैट मीन्स 60% वुड बी डेट एंड 40% विल बी योर इक्विटी। तो 600 अगर 1000 मिलियन का आपका जो है प्रोजेक्ट है तो 600 मिलियन जो है आपका डेट से होगा और 400 मिलियन आपका इक्विटी से होगा। तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, ये फिक्स होता है। ये जो है ये प्रोजेक्ट वाइज चेंज नहीं होता। ये कंपनी का फिक्स लॉन्ग टर्म एक स्ट्रक्चर होता है जो डिसाइड किया जाता है। ये कैसे डिसाइड किया जाता है, इसके अंदर जो कंसिडरेशन ये होती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर वैसा हो जिसमें आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम से कम हो जाए। ठीक है, तो वैग जहाँ पे मिनिमम होगा वो आपका ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर होगा। तो कंपनी का लॉन्ग टर्म कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो डिसाइड हो जाता है। उसकी बेस पे जो है बेसिकली आप जो है इसमें उसके कंपोनेंट करते हैं।
अब फॉर एग्जांपल इस केस के अंदर ये प्रेफर्ड स्टॉक भी है, प्रेफर्ड स्टॉक भी अमूमन हम दिया जाता है। तो अगर हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर ये है कि 60% या 50% डेट है, बाकी 40% जो है वो कॉमन स्टॉक है और 10% प्रेफर्ड स्टॉक है, तो ये आपका कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया। अच्छा, कॉमन स्टॉक के अंदर जो है दो ऑप्शन होते हैं, रिटेन अर्निंग और न्यू कॉमन स्टॉक। अगर तो आपके पास सवाल ये पैदा होता है कि आपने नया प्रोजेक्ट लगाना है और आपके पास ऑलरेडी पैसा मौजूद है रिटेन अर्निंग की फॉर्म में, तो आप वो यूटिलाइज क्यों नहीं कर लेते? तो बहुत अच्छी बात है, सबसे पहले तो आपको वो यूटिलाइज करना चाहिए। तो दूसरा सवाल ये आता है कि अगर आप वो यूटिलाइज करेंगे तो उस पर कॉस्ट क्या पे करेंगे, क्या वो फ्री का है या इसकी कॉस्ट है? तो इसका जवाब ये है कि रिटेन अर्निंग की कॉस्ट होती है, वो फ्री नहीं होती। इसकी वजह क्या है? हालांकि फ्री है, तो आपका फंड है, आप अपनी मर्जी से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसकी वजह ये है कि ये रिटेन अर्निंग इज़ बेसिकली ये वो पैसा है जो आपने एक्चुअली डिविडेंड नहीं दिया। तो इसको आप इस तरह समझें कि ये आपने पैसा बोरो किया है इन्वेस्टर से, यानी कि पैसा आपने अगर 100% आप डिविडेंड दे देते तो रिटेन अर्निंग कैसे बनती है? ऐसी बनती है कि आपने वो पैसा दे के बोरो कर दिया। जब आपने इन्वेस्टर से, जो शेयर होल्डर्स है, उससे बोरो किया है, तो वो कोई ना कोई रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जहन में होगा आपको लैंड करने में। फॉर एग्जांपल, इन्वेस्टर आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा तो वो कहेगा कि मुझे 15% रिटर्न चाहिए, तो वो 15% इज द कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। अगर आप वो पैसा नहीं लेंगे, फॉर एग्जांपल आपने ये रिटेन, मैं एग्जांपल कहता हूँ, ये आपके पास पैसा पड़ा हुआ है रिटेन अर्निंग का, आपने पैसा बैंक में जमा करा दिया, बैंक में आपको आजकल मिल रहा है 5%, ठीक है? तो अगर आपको बैंक में 5% मिल रहा है, वो आपने बैंक में रखवा के इसके पे 5% कमा रहे हैं, तो इस रिटेन अर्निंग की जो रिटर्न है वो 5% है, जबकि आपका इन्वेस्टर जहाँ से बोरो किया है वो आपसे 15% रिक्वायर कर रहा है। सो व्हाट विल हैपन? आप तो उसको सिर्फ 5% देंगे क्योंकि आप कमाई उससे 5% रहे, तो क्या होगा इन्वेस्टर से? इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन मीट नहीं होगी और वो आपका शेयर सेल कर देगा। इसी वजह से कहा जाता है कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ना हो तो इट्स बेटर टू गिव दैट मनी बैक टू द इन्वेस्टर। रिटेन अर्निंग की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको पर इन्वेस्ट ही नहीं करना कहीं, आपको बैंक में रखवाना है, तो बैंक का रेट तो सबसे कम होता है, तो इन्वेस्टर का रेट तो ज़्यादा होता है। तो अगर आपने पैसा खाली आइडल बैंक में रखवा दिया तो वो आपकी फर्म की वैल्यू को कम कर देगा। तो इस वजह से ज़्यादा बेहतर ये है कि वो एक्स्ट्रा पैसा है वो दे दिया जाए। हाँ, अगर आपके पास कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट है या वो है, उसके लिए आपने रखवाए थे, तो फिर अगर आप फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए करेंगे तो फिर उसका रिटर्न देखेंगे। अगर तो वो रिटर्न प्रोजेक्ट का आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो इन्वेस्टर से आप बोरो कर रहे हैं उससे ज़्यादा है, तभी आप उसको रिटेन करें, वरना जो है आप उसको पे करके इन्वेस्टर से या डेट से वापस बोरो कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है? या प्रोजेक्ट लगा ही नहीं अगर सारी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है। पॉइंट समझ में आ रहा है ना आपको? तो रिटेन अर्निंग जो है वो इसलिए इंपॉर्टेंट होती है और उसकी कॉस्ट होती है। सर जी सर, एक स्टूडेंट है, वो मैसेज कर रहे हैं, डिस्कनेक्ट हो गया था तो री एंटर होने के लिए आपकी परमिशन ये चाहिए थी। ऑटोमेटिक एंटर है, इसके अंदर कुछ नहीं है, खुद ही हो सकता है। ये मैंने उसमें ऑटोमेटिक लगाया हुआ है, अब मुझे मेरी परमिशन की जरूरत नहीं है, ठीक मैं है? कह देता हूँ। ठीक है सर। तो अच्छा, नाउ तो ये जो है अब दूसरा सवाल ये बनता है कि कॉमन स्टॉक और रिटेन अर्निंग में फ़र्क क्या है अगर ये दोनों चीज़ें एक ही हैं? क्योंकि कॉमन स्टॉक क्या होते हैं, नया स्टॉक इशू करते हैं, वो भी पैसा इन्वेस्टर से बोरो कर रहे हैं आप। रिटेन अर्निंग वो है कि जो पैसा रोक रहे हैं वो भी इन अ वे बोरो कर रहे हैं। इसमें फ़र्क क्या है? इसमें जो फ़र्क होता है वो फ्लोटेशन कॉस्ट का होता है। रिटेन अर्निंग क्योंकि आपका पैसा है तो वो फ्लोटेशन कॉस्ट, यानी जो उसको बोरो करने की कॉस्ट नहीं होती, वो आपके पास इतना पड़ा हुआ होता है। हालांकि उसकी कॉस्ट जो है सिर्फ वो होती है जो आप रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है इन्वेस्टर को, जो आप इन्वेस्टर मांग रहे होते हैं। जबकि आप न्यू कॉमन स्टॉक जब इशू करते हैं तो उसके अंदर एक एडिशनल कॉस्ट होती है, फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है? जब भी आप कॉमन स्टॉक इशू करते हैं तो पहले आप इन्वेस्टमेंट बैंकर को हायर करते हैं, वो आपकी प्रोडक्ट बनाता है, वो आपको सेल करता है, तो इन्वेस्टमेंट बैंकर अपना जो है ना वो कमीशन रखता है, उसका 1-2% वो कमीशन हो जाता है। फिर आप लॉयर को हायर करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रजिस्ट्रेशन होती है, कई चीज़ें, तो ये सारी कॉस्ट मिल मिला के अबाउट 1% ऑफ योर टोटल इशू बन जाती है। सो दैट विल बी द फ्लोटेशन कॉस्ट। और ये न्यू स्टॉक और रिटेन अर्निंग का जो डिफरेंस होता है वो बेसिकली वो फ्लोटेशन कॉस्ट का होता है, ठीक है? तो ये बेसिकली 4 एवेन्यूज़ हैं जो डिफरेंट जहाँ से यू कैन एबल टू बोरो, और एक्चुअली ये दो ही हैं, यदि लॉन्ग टर्म डेट है और इक्विटी। इक्विटी के अंदर यू हैव प्रेफर्ड स्टॉक, यू हैव रिटेन अर्निंग एंड देन यू हैव अ कॉमन स्टॉक। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो प्लीज। सर ये डेब्ट के अंदर ऑब्लिगेशन तो होती है, तो मस्ट पे करनी होती है ना आपकी, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हाँ की परफॉर्मेंस जैसी भी हो। हाँ, इसे तो मस्ट है बिल्कुल। हाँ, और इसके अलावा जो दूसरी साइड है जिसमें कॉमन स्टॉक और प्रेफर्ड स्टॉक है, प्रेफर्ड स्टॉक भी चॉइस पे ही होता है।
और कॉमन स्टॉक जो है, लेट से अगर कंपनी की अर्निंग जो है वो 12% है और ऑब्लिगेशन कॉमन स्टॉक के ऊपर 10% है, तो 2% रिटेन अर्निंग है, इस पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं होगी इस वो तरह से। ऑब्लिगेशन नहीं होगी, एक्सप्लिसिट नहीं होगी, इम्प्लिसिट होगी। मैंने ये बताया ना कि एक्सप्लिसिटली कहीं लीगली कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, लेकिन इम्प्लिसिट आपकी ऑब्लिगेशन इसलिए हो जाती है कि अगर आपने वो पैसे सही इन्वेस्ट नहीं किया तो आपकी शेयर प्राइस गिर जाएगी। डेट के अंदर तो लीगल ऑब्लिगेशन होती है, जिस वक्त आपने इंटरेस्ट पे नहीं किया उस वक्त आप डिफॉल्ट हो जाते हैं, इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, ठीक है, और इंसॉल्वेंसी वुड लीड टू डिफॉल्ट। प्रेफर्ड स्टॉक के अंदर ये होता है कि प्रेफर्ड स्टॉक में जिस वक्त आपने प्रेफर्ड स्टॉक पे नहीं किया, डिविडेंड पे नहीं किया, उस वक्त जो है ना प्रेफर्ड जो स्टॉक होल्डर्स होते हैं उसको कुछ राइट्स मिल जाते हैं। बेसिकली प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर क्या होता है, वो भी आपका स्टॉक होल्डर और शेयर होल्डर होता है, लेकिन ये कि वो उसके पास राइट नहीं होते, यानी फॉर एग्जांपल वो वोटिंग राइट नहीं होता, कंपनी के डिसीजन मेकर नहीं होता। तो अगर वो प्रेफर्ड स्टॉक, अच्छा, लेकिन आपने वादा किया होता है प्रेफर्ड स्टॉक को जैसे 10% डिविडेंड देने का, अगर आपने पे नहीं किया डिविडेंड तो आपको बहुत सारे क्लॉजेज होते हैं। वन ऑफ द क्लॉज ये है कि आपको वोटिंग राइट मिल जाते हैं, तो वो आपकी मैनेजमेंट के अंदर अमल दखल कर सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि प्रेफर्ड स्टॉक जब तक आपने पे नहीं किया आप कॉमन स्टॉक या कोई और डिविडेंड पे नहीं कर सकते, यानी इट्स अ काइंड ऑफ ऑब्लिगेशन। वैसे तो लीगल नहीं होती है, लेकिन ये कि इंटरनल कंपनी की प्रॉमिस होता है, तो वो भी एक तरह से फिक्स होता है, वो भी हम ये कहते हैं कि नहीं वो पे करेगी, ठीक है। कॉमन स्टॉक कंपनी डिसाइड करती है, लेकिन वो जो डिसाइड करती है वो डिपेंड करता है द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। अच्छा आपने सर, एक चीज, जी 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 सर, जी सॉरी सर, आप बात कंप्लीट कर लें अपनी। आपने ये भी सुना होगा कि लिक्विडेटिंग डिविडेंड्स। लिक्विडेटिंग डिविडेंड क्या होता है, कंपनी अपना एसेट बेच के डिविडेंड देती है। तो कंपनी को क्या जरूरत है डिविडेंड एसेट बेच के देने की, उसकी वजह यही होती है कि मार्केट के अंदर जो है अपनी, अगर वो पैसा ट्रांसफर नहीं किया जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आपकी मार्केट जो प्राइस फॉल होगी वो उससे ज़्यादा बुरा रेपरकशन होगा एज कम्पेयर कि आपने एसेट बेच दिया। तो कंपनी बात ये भी कर रही होती है। जी सर मैं ये सवाल पूछ रहा था आपसे कि जैसे लेट से अगर इक्विटी बढ़ रही है, इसमें इनके जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी वेल्थ बढ़ रही है, तो इस पे भी टैक्स जैसे कैपिटल गेन टेस्ट होता है वो लगता है, हाँ तो हाँ, जब वैट कैलकुलेट होता है तो ये इसका इम्पैक्ट आता है सर इस टैक्स का? देखें अब ये दो लेवल है ना, एक तो कंपनी के लेवल पर है और एक दूसरा जो है वो इन्वेस्टर के लेवल पे है। हम जो ये बात कर रहे हैं कंपनी की कॉस्ट, तो कंपनी के कॉस्ट में जारी बात है वो टैक्स शामिल हो जाता है, तो टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स लग के जा रहा होता है। अब उसके बाद इन्वेस्टर को टैक्स देना है नहीं देना ये हमारा हेडेक नहीं है ना, कैपिटल गेन टैक्स तो इन्वेस्टर पे लगेगा, ठीक है। हम ये बात कर जी रहे हैं सर। कंपनी के लिए क्या कॉस्ट है, तो वो कॉस्ट क्योंकि कंपनी को कैपिटल गेन कंपनी को नहीं पे करना, वो तो इन्वेस्टर को पे करना है, तो वो हमारे डोमेन में नहीं आ रहा। इसके अंदर जो आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कॉमन स्टॉक निकाल रहे हैं जिसके अंदर हमने टैक्स माइनस कर रहे होते हैं। अब एक चीज ठीक। समझ रहे हैं, अब आप ये टैक्स कैसे शामिल होता है। आप कॉमन स्टॉक जो है वो रिटेन नेट इनकम से निकलता है, ठीक है ना। नेट इनकम ऑलरेडी उसमें टैक्स कट चुका होता है, ठीक है। तो जो भी जी आपकी प्रेफर्ड या कॉमन स्टॉक आ रहा होता है, जो वैल्यू आ रही होती है रिटेन अर्निंग की या डिविडेंड्स की, वो उसके अंदर ऑलरेडी टैक्स डिडक्टेड होती है, तो उसमें हम कुछ एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होती, नंबर वन। लेकिन दूसरा ये है कि डेट जो है वो बिफोर टैक्स है, तो अगर आप कोई इंटरेस्ट दे रहे होते हैं वो आपके टैक्स ऑब्लिगेशन को कम कर रहा होता है, तो उसके अंदर टैक्स सेविंग हो रही होती है, तो उसको एडजस्ट करने की जरूरत होती है। ये बात समझ में आ रही है, ये हम आगे डिस्कस कर लेंगे, जी सर, जी ठीक है सर, क्लियर है सर। ठीक है। तो ये वैक इस तरह कैलकुलेट होता है, यू मल्टीप्लाई बाय वेट मल्टीप्लाई बाय द कॉस्ट ऑफ के डी का मतलब कॉस्ट ऑफ डेट है, के इज द कॉस्ट, डी इज योर डेट, डब्ल्यू इज योर वेट ऑफ द डेट। जैसे अगर 60-40 है तो इसका 0.6 हो जाएगा, और इसी तरह से पी इज अ प्रेफर्ड स्टॉक, वेट मल्टीप्लाई बाय द कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक, फिर वेट मल्टीप्लाई बाय द कॉस्ट ऑफ कॉमन स्टॉक, ठीक है। अब इन दोनों के अंदर टैक्स नहीं आ रहा, इसके अंदर टैक्स आ रहा है। इसकी क्या रीजन है, इसकी रीजन इसलिए है कि इंटरेस्ट रेट क्योंकि बिफोर टैक्स होता है, तो दैट विल लीड टू अ टैक्स सेविंग। तो अगर फॉर एग्जांपल 10% आपका कॉस्ट ऑफ डेट है, इंटरेस्ट आप 10% पे कर रहे हैं, और आपने क्योंकि इंटरेस्ट पे किया, तो आपने जो है वो जो भी इंटरेस्ट पे किया है, लेट्स सपोज 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे किया है, तो उसमें आपके पास अगर आपने इंटरेस्ट रेट 1 लाख पे किया और 40% आपके पास टैक्स है, तो 40,000 आप टैक्स पे सेव कर रहे हैं। 1 लाख के इंटरेस्ट पर 40,000 आपने टैक्स सेव किया, क्योंकि वो बिफोर टैक्स है। तो अगर आपने 1 लाख का इंटरेस्ट पे किया, तो आफ्टर टैक्स इनकम विल बी डिक्रीज बाय 1 लाख। तो अगर टैक्स रेट इज 40%, तो योर टैक्स रेट, द टैक्स पेएबल जो है ना, वो आपका डिक्रीज हो जाएगा बाय 40,000। तो अगर आपने इंटरेस्ट पे किया, तो आपने उस पे से अगर 1 लाख का इंटरेस्ट पे किया, तो 40,000 का आपने टैक्स सेव किया। तो एक्चुअली आपने पे कितना किया, आपने सिर्फ 60,000 पे किया। तो इसलिए अगर आप 1 माइनस टैक्स रेट कर लेते हैं, यानी अगर 1 माइनस 0.4 करेंगे तो ये 0.6 हो जाएगा।
तो अगर 10 का 0.6 करेंगे तो एक्चुअली जो आपको कॉस्ट पड़ी, कॉस्ट ऑफ डेट, वो 6% पड़ी, इट्स नॉट 10%। ठीक है, तो ये आपके टैक्स सेविंग हो रही होती है डेट के अंदर। क्लियर? जी सर, क्लियर। तो बाकी चीज़ों में क्योंकि टैक्स सेविंग नहीं हो रही होती, इसलिए एज इट इज हम कर रहे होते हैं, तो इसमें ऑलरेडी टैक्स डिडक्ट हो चुका होता है। तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द वैक। अब इसके अंदर जो है कंपोनेंट जो है वेट के जो है ना, ये आप जो है कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये आप एग्जिस्टेंस, एक तो तरीका मैंने बताया कि थ्योरेटिकली वेट जो है वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल स्ट्रक्चर होता है। हम यहाँ पे अज्यूम ये करेंगे कंपनी का जो एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर है वही लॉन्ग टर्म है। अगर हम ये अज्यूम करेंगे तो आप ये देखेंगे कि कंपनी के बैलेंस शीट पे डेट कितनी है और इक्विटी कितनी है। तो डेट डिवाइड बाय टोटल और इक्विटी डिवाइड बाय टोटल करेंगे तो आपको जो है ना वेट ऑफ डेट और वेट ऑफ इक्विटी आ जाएगा। ठीक है, अब रह तो क्या गया इंटरेस्ट रेट, तो इंटरेस्ट रेट भी आपको कंपनी में इंटरेस्ट एक्सपेंस मालूम हो जाएगा। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस को 1 - T से कर देंगे तो आपका आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट भी आ जाएगी। ठीक है, प्रेफर्ड स्टॉक अगर है तो वो भी लिखा हुआ होगा कि 10% प्रेफर्ड डिविडेंड दिया है, तो यू कैन कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक। सिर्फ जो प्रॉब्लम आती है वो KS की आती है, कॉस्ट ऑफ कॉमन स्टॉक की। ठीक है, इस पे आज हम ज्यादा डिस्कस करेंगे। एनी प्रॉब्लम? सर केस गिवन नहीं होगा? केएस तो आपको कहाँ गिवन होगा, कहाँ आपको तो निकालना पड़ेगा ना। असल तो यही है, सारा कहानी केएस की है। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा इन्वेस्ट? अज्यूम कर रहा था कि आप अज्यूम करें कि केस आपको गिवन है। हाँ लास्ट क्लास वो में अज्यूम कराया था। हाँ वो मैंने ये कहा था कि आप फिलहाल अज्यूम कर लें, इस क्लास तक आप अज्यूम कर लें, अब आज के बाद आप अज्यूम नहीं करिएगा। ठीक है, टू मेक थिंग्स सिंपल मैंने कह दिया था अज्यूम कर लें। आप हर वक्त तो अज्यूम नहीं करेंगे ना। ठीक है, एक हफ्ता आपने अज्यूम कर लिया और अब आप अज्यूम नहीं करें, आप थोड़ा सा एडवांस। ठीक है, आगे चल। मेरा एक बात है कि अगर कॉस्ट ऑफ डेट जो है मतलब ये इस फॉर्मूले के तहत तो फिर तो बेहतर है कि कॉमन स्टॉक इशू ही ना करें। यस, गुड, जबरदस्त। नहीं, वेरी लॉजिकल। यस, वेरी लॉजिकल क्वेश्चन। अब देखें ना, इन्होंने बड़ा जबरदस्त सवाल किया कि कॉस्ट सबसे कम डेट की होती है और उसके ऊपर मजीद क्या, सोने पे सुहागा जिसको हम कहते हैं, कि इंटरेस्ट टैक्स सेविंग भी हो रही होती है। जबकि आप टैक्स पे कर रहे होते हैं कॉमन स्टॉक पे और प्रेफर्ड स्टॉक पे, तो सबसे कम तो कॉस्ट डेट है। और दूसरा फिर हम ये कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर वो होना चाहिए जिसके अंदर डेट आपका वैक्स कम से कम हो। तो अगर हम ये कहते हैं कॉस्ट ऑफ डेट सबसे कम है तो कैपिटल स्ट्रक्चर शुड हैव 100% डेट। ठीक है, सर जो कमाएंगे वो तो सर जो कमाएंगे फिर वो कौन लेके जाएगा, जो बचाएंगे वो कौन लेके जाएगा? नहीं, तो जरूरत ही नहीं है आप किसी को अपने ओनरशिप में शेयर करें। सही है ना? नहीं, डेट्स कॉस्ट ऑफ डेट जैसे कि अच्छी बात है, टैक्स भी सेव कर रहा है, लो भी पड़ रहा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, और आप कह रहे हैं 100% भी हो जाए तो बेहतर है। तो फिर बिजनेस जो हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है? बिजनेस देखें ना, आप जो है 100% डेट हो जाए, आप अपना छोटा सा शेयर रखें, बाकी सारा जैसे अगर कंपनी आपकी 1 बिलियन की है तो आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया, बाकी सारा आपने डेट ले ली, तो कॉस्ट ऑफ डेट इज नेक्स्ट टू 100%। तो जितना भी प्रॉफिट होगा वो आपकी जेब में जाएगा, तो आप किसी और को शेयर ही ना करें। ठीक है ना? इनका सवाल ये है कि इट्स बेटर टू हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेट नेक्स्ट टू 100% डेट रादर देन यू शेयर योर फॉर्च्यून विद अदर इन्वेस्टर्स। सर तो फिर ये तो फिर पब्लिक लिमिटेड से लीगल बाउंड्रीज है। थ्योरेटिकल बात हो रही है ना, इसकी जवाब सुन लेना। ये एक थ्योरेटिकल बात है, ये इसका ये प्रैक्टिकल है या नहीं है पहले तो ये समझ लेना। हम यहाँ ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये वाकई में ऐसा होगा, तो अगर होगा तब तो बात सही है कि आपको पब्लिक लिमिटेड कंपनी की जरूरत ही नहीं है, आप अपना प्राइवेट कंपनी खोलें और डेट लेते रहें। लेकिन प्रैक्टिकली मैं आपको इसकी जवाब देता हूँ, जैसे जैसे आपका वेट ऑफ डेट बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपकी कॉस्ट ऑफ डेट बढ़ती जाती है। ये कॉस्ट ऑफ डेट फिक्स नहीं होती कि वो किसी भी वेट पे 100% पे भी वही कॉस्ट होगी और 10% पे भी वही कॉस्ट होगी, ऐसा नहीं होगा। तो कॉस्ट ऑफ डेट क्यों बढ़ती रहती है? आप बैंक के पास जाएं, आप कहें कि भाई मैं मुझे जो है ना 500 मिलियन की फाइनेंसिंग करनी है। अच्छा, बैंक कहता है कि भाई आपके पास अपना पैसा कितना इन्वेस्ट हुआ है? वो कहेंगे मेरे पास जो है वो 100 मिलियन भी नहीं हुआ। तो अगर और आपकी बैलेंस शीट कितनी है? तो आपने कहा कि भाई मेरी बैलेंस शीट 500 मिलियन है। तो बैंक ने कैलकुलेट किया कि आपकी जो डेट है वो ऑलरेडी 80% है, तो मैं अगर फाइनेंसिंग करूंगा मजीद 500 मिलियन की तो मैं तो बड़ा रिस्क में हूँ। जब मैं रिस्क के अंदर हूँ तो मैं क्यों जो है फाइनेंसिंग करूँ? तो एक तो ये कि वो डेट में कोई फाइनेंसिंग नहीं करेगा, नंबर 1। अच्छा, फिर डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से क्या होगा? जब सप्लाई कम हो जाएगी डेट की तो क्या होगा? प्राइस ऑफ कॉस्ट ऑफ डेट बढ़ना शुरू हो जाएगी, तो आपको ऐसी फाइनेंसिंग मिलेगी। फाइनेंसिंग तो आपको कोई ना कोई दे देगा क्योंकि आपके पास कोई कोलेट्रल मौजूद होगा।
लेकिन उसमें जो रेट आपको जो ऑफर करेगा वो रेट नहीं होगा। जब आपके पास डेट जो है, अगर आपके पास 80% इक्विटी और 10% डेट होगा, उसका रेट अलग होगा। अगर आपके पास इसी को उल्टा कर दें, 80% डेट और 20% इक्विटी होगा, उसका रेट अलग होगा। तो एक्चुअली वो सवाल है वो ये वैक जो है ना, वो कैपिटल स्ट्रक्चर यानी वॉल्यूम ऑफ कैपिटल पे डिपेंड करता है। द हायर यू रेज योर कैपिटल, योर वैक विल चेंज फॉर एवरी यूनिट यू रेज। So and similarly WACC will also depend upon the weight, कि जितना वेट डेट का वेट ज्यादा होगा उतना WACC आपका चेंज हो जाएगा, नंबर 1। दूसरा ये होता है कि जितना डेट ज्यादा होगा, ये पॉइंट समझ आए, नंबर 1 पॉइंट। जी सर क्लियर है, बिल्कुल सही। अब इसका दूसरा सवाल सुने, दूसरा जवाब सुने। शायद जवाद ने सवाल किया था ये, तो दूसरा जवाब सुने। वो ये कि ये कॉस्ट ऑफ डेट बढ़ जाएगी, यानी कि नंबर 1। दूसरा क्या होगा कि ये जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है ना, ये भी बढ़ जाएगी। ये कैसे बढ़ेगी? ये ऐसे बढ़ेगी कि आप ये समझें कि ये जो है, जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, ये डिपेंड करता है रिस्क के साथ। जितना ज्यादा रिस्क होगा इन्वेस्टर, उतना ही ज्यादा रिटर्न रिक्वायर करेगा, उतना ही मांगेगा रिटर्न। तो बेसिकली रिस्क इक्वल्स टू रिटर्न, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न। जब आप ज्यादा डेट लेंगे तो व्हाट विल हैपन, इट विल इंक्रीज द रिस्क। मैंने आपको बताया था ना, इट इज अ फाइनेंशियल लीवरेज, इट्स अ टू एज सोर्ड। याद है आपको डेट के जब हम बात कर रहे थे चैप्टर 2 में, तो है ना, तो हमने कहा था कि इट विल इंक्रीज द रिस्क, तो इसको कहते हैं फाइनेंशियल लीवरेज। ये ओवर एंड अबव द कंपनीज ओरिजिनल रिस्क, जो ऑपरेटिंग लीवरेज होता है, उसके ऊपर एडिशनल रिस्क होता है। तो जितना ज्यादा आपका डेट का वेट हो जाएगा, उतना ही रिस्क बढ़ जाएगा और उतना ज्यादा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बढ़ जाएगा। तो व्हाट विल हैपन, ये जो वेट ऑफ डेट जितना बढ़ेगा तो केडी भी बढ़ता रहेगा और केएस भी बढ़ता रहेगा। तो क्या होगा, वेट ऑफ डेट से जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है केडी और केएस, तो आपका वैक बढ़ता रहेगा। तो इस वजह से यू कैन नॉट हैव 100% वैक, यू कैन नॉट मिनिमाइज द वैक बाय हैविंग 100% डेट इन योर कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो वैक की मिनिमाइजेशन एक लेवल पे होगी, यानी कि आप हर लेवल पे, आप फॉर एग्जांपल आपने जो है ना 5% के तरह 20 लेवल्स आपने बता दिए। आपने 95 और 95 से शुरू किया, फिर इस तरह से डिफरेंट लेवल पे आपने वैक कैलकुलेट किए। जिस पॉइंट पे आपका वैक मिनिमम होगा वो आपका ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर होगा। क्लियर है बात? एब्सोल्युटली सर, थैंक यू। तो ये बेसिकली इसकी तो वैक जो है, इट इज थ्योरेटिकली इट इज ऑप्टिमल उस वक्त होगा कि जब आपका वैक कम होगा, वो दैट विल बी अ कैपिटल स्ट्रक्चर। अच्छा, नाउ तो स्टॉक होल्डर फोकस जो है ना आफ्टर टैक्स होता है, तो हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, ओनली केडी नीड्स एडजस्टमेंट बिकॉज वो टैक्स डिडक्टेबल है। अच्छा हाँ, दूसरी बात ये कि ये भी समझ लें, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कौन सी लेंगे, मार्जिनल लेंगे या हिस्टोरिकल लेंगे? ये दो अलग अलग चीजें हैं। हिस्टोरिकल का मतलब ये होता है कि आपकी बैलेंस शीट में क्या कॉस्ट है, और मार्जिनल ये होता है कि अगर आज आपने नया इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आज आपको क्या कॉस्ट मिलेगी। ये दोनों हो सकता है डिफरेंट हो। आपके पास बैलेंस शीट की जो कॉस्ट होगी वो पिछले आपकी फाइनेंसिंग की होगी, और आपकी मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी, वो आपकी नेक्स्ट फाइनेंसिंग की होगी। तो दैट मे बी डिफरेंट। तो क्या लेना चाहिए आपको, ये बताइए। सर मार्जिन लेंगे सर, मार्जिनल। ईवीए। अब प्रॉब्लम ये है कि आप कंपनी में तो बैठे हुए नहीं है, आपके पास कंपनी के फाइनेंशियल नहीं है, आपके पास सिर्फ हिस्टोरिकल है। तो यहाँ पे आपको एग्जम्पशन करनी पड़ेगी, योर हिस्टोरिकल इज इक्वल टू योर मार्जिनल। तो जब आप ये हिस्टोरिकल कॉस्ट, जब आप वैक कैलकुलेट करें कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो आप ये अजम्पशन भी साथ लिख दीजिएगा कि हमने ये अज्यूम किया है कि आपकी हिस्टोरिकल कॉस्ट ही आपकी मार्जिनल कॉस्ट है, बिकॉज वी डोंट हैव दैट फिगर्स। क्लियर? यहाँ तक समझ में आई बात? जी सर। यस सर। फिर ये जो है वैक जो है ये कैसे निकाला जाएगा? वेट जो है बेसिकली जैसे अगर आपका पास टोटल डेट 500 मिलियन है और टोटल जो है आपका टोटल इक्विटी जो है वो 1000 मिलियन है, यानी 1 बिलियन है, तो आपका वैक जो है ये वेट जो है वो 50% 0.5 हो जाएगा। तो इस तरह आप डिवाइड करके यू कैन कैलकुलेट द वेट्स। यहाँ पे वो फ्लोटेशन कॉस्ट की बात हो रही है कि हाउ टू एडजस्ट अ फ्लोटेशन कॉस्ट इन, क्योंकि डेट भी अगर आप यूज़ करेंगे तो उसके अंदर फ्लोटेशन कॉस्ट शामिल होती है। तो ये अभी आपके प्रोजेक्ट के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज हम जो है डेट को एज अ हिस्टोरिकल ले रहे हैं। तो कॉस्ट ऑफ डेट आपकी जो भी हिस्टोरिकल है वो ले लेंगे, तो उसके अंदर आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कभी भी नई डेट आपके इशू करते हैं तो फ्लोटेशन कॉस्ट हमेशा जो है ना वो
प्राइस के अंदर आ रही होती है, तो यहाँ पे जो है M1 माइनस एफ होती है, और ये दैट इज परसेंटेज ऑफ द टोटल इशू, ठीक है, ये परसेंटेज फॉर्म में होती है। फॉर एग्जांपल फिल्ट्रेशन कॉस्ट आपकी आ रही है 100 मिलियन, आपका टोटल इशू 1 बिलियन है, तो दैट इज 1% ऑफ योर टोटल, तो 1 माइनस 0.01 हो जाएगा, तो 0.99 से आप यानी मल्टीप्लाई कर देंगे प्राइस को, तो थोड़ी सी प्राइस कम हो जाएगी। जब प्राइस कम हो जाएगी तो बाकी चीज़ें उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएंगी, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ, जब आपकी प्राइस कम हो जाएगी तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा आपको। दिस इज हाउ यू एडजस्ट फ्लोटेशन कॉस्ट इन द डेट। बट ये जाहिर बात है, इट्स नॉट आपकी अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज आपने जो है हिस्टोरिकल कॉस्ट ले ली। दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट। देखें, एक चीज़ समझ लें कि एक तो तरीका ये होता है कि आपके पास हिस्टोरिकल कॉस्ट है। जैसे अगर कंपनी ने बताया है कि मेरी बैलेंस शीट में डेट की कॉस्ट 5 लाख है, ठीक है, और अगर वो बैंक से लोन लिया हुआ है तो वो उसकी कॉस्ट वही होगी। अगर आपको कैलकुलेट करना है कॉस्ट, तो आप डेट की कॉस्ट एक और तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि इफ़ यू नो कि कितना इंटरेस्ट पे कर रही है कंपनी, तो दैट विल बी PMT, ठीक है, और फ्यूचर की टोटल अमाउंट ऑफ डेट कितनी है जो उसमें लिखी हुई है, दैट विल बी योर फ्यूचर वैल्यू। कितने साल की, अगर आपको ये मालूम हो जाए कितने साल की डेट है, तो वो मालूम हो जाएगा आपको कितने साल की है और किस रेट पर है। अगर ये दोनों चीज़ें मालूम हो जाएं, यानी अगर कंपनी के नोट्स में गिवन हो कि व्हाट इज़ द वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स जो आपकी डेट के हैं, और ये मालूम हो जाए कि व्हाट इज़ द इंटरेस्ट रेट जिस रेट पे आपने डेट ली हुई है, तो यानी यू कैन कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डेट, दिस विल बी योर मार्केट वैल्यू। तो ये और ज़रा अच्छा हो जाएगा अगर आपके पास ये मालूम हो जाए, इफ़ यू एन एबल टू कैलकुलेट द मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, तो आपका रियलिस्टिक और ज़्यादा रियलिस्टिक हो जाएगा। अगर नहीं ये सारी चीज़ें, इसके लिए ज़ाहिर बात है ज़रूरी है आपके पास ये डेट, ये तो मौजूद होगा बैलेंस शीट के अंदर, और ये भी मौजूद होगा, ये भी आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस से मिल जाएगा आपको। सिर्फ आपके पास ये चीज़ जो है ये देखनी पड़ेगी कि क्या ये वेटेड एवरेज ईयर्स जो हैं वो नोट्स में मौजूद हैं। जब आप कंपनी के नोट्स खोलते हैं, नोट्स जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आगे होते हैं उसके साथ एनेक्स वो लगा हुआ होता है कि ये नोट इसमें लिखा हुआ है, तो अगर आपको ये मिल जाए कि कितने एवरेज वेटेड एवरेज किस रेट पे डेट ली गई है, नंबर 1, और नंबर 2 ये है कि कितने साल की डेट ली गई है, एवरेज ईयर्स, तो उस एवरेज से यू कैन कैलकुलेट द प्राइस ऑफ द डेट। तो ये एक और ज़रा अच्छा बेहतर एनालिसिस हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलें। सर जो आपने बात बोली वो समझ आ गई, लेकिन स्लाइड समझ नहीं आ रही। ये स्लाइड जो है ये इसलिए समझ में नहीं आएगी कि ये एफसी की तरह यूज़ किए, ये जो है ना एफसी के पॉइंट्स हैं, ये जो है NIPV PMT FE, ये जो है ना एफसी फाइनेंशियल कैलकुलेटर के जो है ना ये वो हैं बेसिकली। तो अगर आप एफसी यूज अब तो क्योंकि आपको ज़रूरत ही नहीं है इंसान, तो आप जो है अपना जो है आपके पास अगर ये फिगर्स मौजूद हैं तो आप अपना कोई भी एप्लीकेशन खोलें कंप्यूटर उसके अंदर, मोबाइल के अंदर, और PMT के अंदर आप ये डालें जो आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस है। जी सर, अभी हम ये बात करते हैं ना कि जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें समझ आती है कि कॉस्ट ऑफ डेट मालूम करने के लिए हमें सिर्फ डेट अमाउंट पता हो और इंटरेस्ट रेट पता हो, तो हम कॉस्ट ऑफ डेट पता चल गई। ऐसा ही है ना, हमें कोई फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। ये कब चाहिए आपको? ये उस वक्त चाहिए, कॉस्ट ऑफ डेट तो आपको मालूम हो जाएगी, इसकी तो कोई इशू नहीं है ना। ये उस वक्त चाहिए जब आप निकाल रहे हो वैल्यू ऑफ द कॉमन स्टॉक। जब आप वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक जब आप अपने मॉडल में डालेंगे ना, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन मॉडल में, प्रोजेक्ट वाले मॉडल में डालेंगे, तो आपको वैल्यू ऑफ द फर्म निकल आएगी। उस वैल्यू ऑफ द फर्म में माइनस करना होगा मार्केट वैल्यू ऑफ डेट से, तो आपको वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक निकल आएगी। उसको डिवाइड करना होगा नंबर ऑफ शेयर से, तो आपको शेयर आ जाएगा। तो वो मार्केट वैल्यू ऑफ डेट कैसे निकालें, ये सवाल उसका है बेसिकली। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है कि आप मार्केट वैल्यू को अज्यूम करें बुक वैल्यू के साथ, और एक तरीका ये है कि मार्केट वैल्यू आप कैलकुलेट कर लें बाय दीज मेजर्स। तो अगर आपके पास इंटरेस्ट एक्सपेंस गिवन है, बुक वैल्यू गिवन है, और ईयर और इंटरेस्ट रेट ऑफ ईयर गिवन है, तो आप मार्केट वैल्यू ऑफ डेट निकाल सकते हैं। ठीक है ना, वो मार्केट वैल्यू को आप टोटल वैल्यू से, फर्म वैल्यू से माइनस करेंगे तो मार्केट वैल्यू कैपिटल वैल्यू आ जाएगी। उसको डिवाइड करेंगे, ये उस पॉइंट पे आपको काम आएगा। ठीक है ना। सर जी सर, इसमें PMT और FE कैसे आएंगे? मतलब FE जो है फ्यूचर वैल्यू, ये वो आपको जो आपकी एग्जिस्टिंग लायबिलिटी है ना डेट की, तो आप उसमें देख लीजिएगा, क्योंकि वो बुक वैल्यू ही होती है, यानी कि बुक वैल्यू फ्यूचर वैल्यू एक सेम है। तो जो आपकी बैलेंस शीट के अंदर जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है डेट की, तो वो फ्यूचर वैल्यू बन जाएगी। PMT जो है वो इंटरेस्ट एक्सपेंस देख लीजिएगा, आपका वो जो इनकम स्टेटमेंट के अंदर इंटरेस्ट एक्सपेंस आ रहा है, वो आपका वो हर साल आप पे कर रहे हैं, तो वो PMT हो जाएगा। ओके। बाकी इंटरेस्ट रेट और एन जो है वो नोट्स में इंशाल्लाह मिल जाएंगे आपको।
अगर नहीं मिल सके किसी भी वजह से तो आप फिर ये अज्यूम कर लीजिएगा कि जो फ्यूचर वैल्यू है ये वही आपकी प्रेजेंट वो मार्केट वैल्यू भी है। ठीक है सर, पीएमटी हमने एक रिसेंटली सवाल किया था जिसमें 3 साल के ऊपर जो डिवाइड कर दिया था लायबिलिटी को पे करने के लिए 3 इंस्टॉलमेंट में, तो उसमें तो इंटरेस्ट अलग अलग था। ये वो अलग था ना, वो तो अमोर्टाइजेशन का सवाल था, यहाँ तो अमोर्टाइजेशन नहीं हो रहा ना सर। ये कंपलसरी के इंटरेस्ट रेट हम हर साल सेम ही पे करेंगे, ये भी तो कंपलसरी नहीं है ना? कंपलसरी नहीं है, लेकिन हमें कुछ ना कुछ अज्यूम करना पड़ेगा ना, आपको क्या पता सर। लायबिलिटी, कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी अज्यूम कर लेते हैं। हाँ, वो अज्यूम करना है। तो मैं ये कह रहा हूँ जो भी आप अजम्पशन करें दैट हैज टू बी क्लोजर टू रियलिटी। तो अगर आपने आप ये ना करें पिछले साल का इंटरेस्ट एक्सपेंस लें, आप ये पिछले 5 साल का इंटरेस्ट एक्सपेंस देख लें और उसमें सब्जेक्टिव एडजस्टमेंट कर लें। अगर कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अगला साल आ रहा है तो उसकी आप एडजस्टमेंट करके आप उसका इंटरेस्ट एक्सपेंस निकाल लें, ये भी कर सकते हैं आप। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आपको ये करना होगा। मतलब किसी भी तरह से आपको मार्जिनल इंटरेस्ट रेट निकालना है। अब वो आप हिस्टोरिकल अज्यूम करेंगे, इट्स अप टू यू। अगर आपको उसमें कुछ ना कुछ सब्जेक्टिव एडजस्टमेंट करनी है, इट्स अप टू यू। ठीक है ना? क्लियर? ठीक है सर, बिल्कुल सर, मैं अजम्पशन कर दूंगा सर। आप जो ना नंबर अच्छे दे दीजिएगा, वो अजम्पशन के अकॉर्डिंगली नहीं दीजिएगा। अकॉर्डिंगली, हाँ सही। क्या अजम्पशन करेंगे? अच्छा ये बता दें अभी से। ठीक है? नहीं सर। अच्छा ठीक है। तो अजम्पशन बड़ी मैं आपको सब चीज़ें बता रहा हूँ, इसमें कोई हार्ड एंड रॉकेट साइंस नहीं है। मॉडल बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। मैंने आपको वो टेम्पलेट्स भी दे दिए हैं। मॉडल बनाना, वैल्यू निकालना तो बहुत आसान है। असल जो सारी कहानी आती है ना, गेम आता है, वो इसकी अजम्पशंस पर होता है कि अजम्पशन क्या किए हैं आपने। ठीक है ना? तो द क्वालिटी ऑफ द अजम्पशन विल डिसाइड द क्वालिटी ऑफ योर मार्क्स। ठीक है? क्लियर? सही सर। फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा हल्का हाथ रखिएगा सर। अजम्पशन करेंगे, आप गाड़ी चलाना फर्स्ट टाइम ही सीखते हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता सही हो जाता है। तो इधर सर, तो देखिए हाथ हल्का जो है वो देखें, अगर मैंने आपको वैसे ही पहले ही बता दिया ना। देखें इसमें मैंने आपको बता दिया कि रिलेटिव मैं ग्रेडिंग करूंगा, मैं अपना हाथ तो रखता ही नहीं हूँ ना। तो आपकी क्लास के अंदर से अगर खुदा ना खासा सबका खराब हुआ तो आपकी स्केलिंग हो जाएगी। ठीक है? अल्लाह अकबर। ठीक है? सर तो ये आप वही हो मुझे गया जो मशवरा ना कराची दें, के साथ होता है आज तक। आप मुझे मशवरा ना दें कि मैं हल्का हाथ रखूँ। आप क्लास वालों को मशवरा दें कि वो अपना अपने प्रोजेक्ट को अच्छा नहीं रखे, अपने ग्रेड को कॉम्प्रोमाइज कर ले। तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि वो मैं उसकी इशू नहीं है। मतलब इट विल बी द रिलेटिव फॉर्म ऑफ ग्रेडिंग। तो लेकिन आप अपनी कोशिश करें। ये आप ये देखें ना, आप ये करके चले जाएंगे, इसके बाद शायद ये मौका मिले ना मिले, कोविड इसके बाद आए ना आए, ये तो आपको मालूम नहीं है ना। तो इस तरह का आपको प्रोजेक्ट करने का मौका मिले ना मिले, तो आप ये अपॉर्चुनिटी समझें और ये अगर आपने प्रोजेक्ट कर लिया तो सारी ज़िंदगी काम आएगा आपका। बड़ी रियलिस्टिक मैं इसको चाह रहा हूँ कि इट हैज़ टू बी द क्लोजेस्ट टू द व्हाट द प्रोफेशनल डज। तो इसलिए जो है ना मैं सर इसमें मतलब नो डाउट के है बड़ा इंटरेस्टिंग इवन नॉन बिजनेस स्टूडेंट्स के लिए भी। बट द पॉइंट इज के क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली थोड़ी सी असिस्टेंस भी रिक्वायर्ड है, तो वो लेते जा रहे हैं साथ साथ। डेफिनेट कोई मसला नहीं। आप एक कदम आगे बढ़ाएं, मैं 2 कदम आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है ना सर? हम तो सनम डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे। ठीक है? आपको जो पूछना हो पूछें, अपना होमवर्क करके आए। जब भी आप पूछेंगे बताएं। आप द क्वेश्चन शुड बी वेरी स्पेसिफिक, इट शुड हैव सम आपने थोड़ा सा गूगल को भी सर्च कर लिया हो। उसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे मैसेज कर दें, कॉल कर लें, कोई इशू नहीं है। तो वी कैन डिस्कस। ठीक है? तो थोड़ा सा रिसर्च करें, थोड़ा सा काम ज़रूर करें ना। ठीक है? अभी एक डिफरेंट तरीके वैल्यूएशन है, अभी आपके एग्जाम का तो तैयारी नहीं करनी ना, तो आपको इसमें ज़रा थोड़ा सा रिसर्च करनी पड़ेगी। ठीक है? और ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मज़े की चीज़ है, ये प्रैक्टिकल चीज़ है। ठीक है? आगे चलें। जी सर। देखें मैं आपको ये चीज़ देखें, हाउ टू गो विद द कोर्स ना। देखें मैं बिलीव करता हूँ कि देखें आप जो भी चीज़ करें एंजॉय करके करें। ठीक है? नंबर आपको मिल जाने हैं। अगर यानी कि नंबर जो है जो भी आपके किस्मत में होंगे वो आपको मिल जाएंगे। जो नहीं सर, आप पहली बात सही थी सर, आपने बोला नंबर आपको मिल जाने वही मैं कह रहा हूँ, जो आपके किस्मत में नंबर है वो तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन वो ये जो प्रोसेस है इसको आप एंजॉय करके गुजारें। ठीक है ना? और ताकि नंबर फिर हमें एंजॉय करेंगे। ठीक है? तो इंसान सीखते ही उस वक्त है जब एंजॉय कर रहा हो, ये टेंशन में सीखता नहीं है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि आप एंजॉय करें, अपनी लाइफ एंजॉय करें।
नंबर की फिक्र छोड़ दें, मैं आपको बता रहा हूँ आपका एफर्ट अच्छी होगी तो आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे, वो उसकी फिक्र ही छोड़ दें ना। इंशाल्लाह। तो जब तक आप एंजॉय नहीं करेंगे आपकी एफर्ट अच्छी नहीं होंगी, तो आप इस कोर्स को एंजॉय करें, मैं तो ये सिर्फ ये कहता हूँ, मैं ट्राई टू मेक वतन आपके हवाले साथियों, हमारे नंबर आपके हवाले। तो नंबर मैं तो कभी भी, और आप लोगों के लिए देखें, आप लोगों को डिग्री तो जॉब के लिए चाहिए नहीं, ठीक है ना, आपकी ऑलरेडी जॉब मौजूद हैं, आपको एक डिग्री चाहिए, तो ठीक है, तो नंबरों की ज़रूरत आपको इतनी है भी नहीं, मतलब आपको क्या ज़रूरत है, आपको तो वैसी डिग्री मिल जानी है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सीखें उसको, और ये करेंगे। इसके बाद ज़िंदगी में आपको कब पढ़ना होगा, इसके बाद तो नहीं पढ़ना होगा, पढ़ना चाहेंगे भी तो फैमिली कहेगी कि क्या 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 हो गया भाई, तो इसलिए जो है आप, या मेरा ख्याल आखिरी मौका होगा जो MBA कर रहे हैं, तो इसको एंजॉय करके करें, ठीक है ना। तो ये जो है तो बहरहाल, तो ये कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ डेट हमने डिस्कस कर लिया। कंपोनेंट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक, यू ऑल नो कि किस तरह निकालते हैं। यू हैव डिविडेंड, अगर लेट्स सपोज उसने कहा कि 10% डिविडेंड है और यू नो द प्राइस, तो यू कैन कैलकुलेट द परसेंटेज KP निकाल देंगे, कि अगर आपको प्राइस ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक मालूम है, मार्केट से मालूम हो जाएगी आपको डेटा से, और आपके पास डिविडेंड मालूम है, तो यू कैन कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक, ठीक है। आगे चलें। तो इट्स नॉट टैक्स डिडक्टेबल, तो देयर इज नो एडजस्टमेंट, हमने बता दिया था आफ्टर टैक्स होता है। इस प्रेफर्ड स्टॉक मोर लेस रिस्की टू इन्वेस्टर देन डेट, ये एक एनॉमली है, ये खैर आपको अभी इसकी ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन ये समझ लें थोड़ा सा कि प्रेफर्ड स्टॉक हैज़ मोर रिस्क देन डेट, लेकिन प्रेफर्ड स्टॉक डेट के अंदर टैक्स सेविंग होती है, प्रेफर्ड स्टॉक में टैक्स सेविंग नहीं होती, तो अगर आप टैक्स सेविंग लगा लें डेट की, तो डेट की कॉस्ट प्रेफर्ड स्टॉक से कम हो जाती है, ठीक है। आप पॉइंट समझ रहे हैं कि डेट में यू हैव अ टैक्स सेविंग, एंड जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट कम हो जाती है, प्रेफर्ड स्टॉक में कोई टैक्स सेविंग नहीं होती तो उसकी कॉस्ट बढ़ी रहती है। तो क्या होता है कि जो हमारा कन्वेंशन होता है वो होता है हायर रिस्क हायर रिटर्न, लेकिन अगर आपके पास हायर रिस्क और लोअर रिटर्न है, तो क्या आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे? तो कोई नहीं करेगा इन्वेस्ट। सो व्हाट विल हैपन, नोबडी विल बी इंटरेस्टेड इन द प्रेफर्ड स्टॉक, एवरीबडी विल बी गोइंग टुवर्ड्स दैट, व्हाई? बिकॉज उसमें टैक्स सेविंग होती है। तो फिर क्या किया जाए, किस तरह से उसको अट्रैक्टिव बनाया जाए? ये पॉइंट समझ में आ रहा है? जी सर, बिल्कुल आ रहा है। अच्छा, तो किस तरह से अट्रैक्टिव बनाया जाए, उसके लिए एक रेगुलेशन है, वो ये कहते हैं कि अगर आप, एक कंपनी ने दूसरे कंपनी का स्टॉक खरीदा हुआ है, जैसे अगर A ने B का स्टॉक खरीदा हुआ है, तो B का जो डिविडेंड आता है A के पास, वो 70% टैक्स डिडक्टेबल हो जाता है, यानी कि उसके अंदर जो आपको टैक्स पे करना होता है 100% पे नहीं करना होता। अगर 100 रुपए का डिविडेंड आया तो पूरे 100 पे टैक्स नहीं पे करना होता, उसके सिर्फ 30% पे टैक्स पे करना होता है, यानी कि अगर आपका 40% ऑलरेडी टैक्स पेड है डिविडेंड, कंपनी ए ने ऑलरेडी टैक्स पे करके डिविडेंड इशू किया है, तो दोबारा टैक्स पे होगा। हाँ, अच्छा, आप ये देखें ना कहाँ जा रहा है, एक पॉइंट समझ लें। अगर ए ने बी पे इन्वेस्ट किया हुआ है, तो बी ने पहले डिविडेंड पे किया, पहले बी का, हाँ एक चीज समझ लें, ये टैक्स कितना लग रहा है, लेट्स सपोज टैक्स रेट इज 40%, तो बी ने पहले टैक्स पे किया कॉर्पोरेट टैक्स, उसके बाद डिविडेंड आया, तो पहला टैक्स बी ने पे कर दिया, ये डिविडेंड ए के पास गया, ए ने फिर कॉर्पोरेट टैक्स पे किया बी के डिविडेंड पे, वो अगेन 40% था, ये दूसरा लेवल ऑफ टैक्सेशन है। हाँ, यानी कि जो भी आपका आफ्टर टैक्स, उस पर मजीद 40% कॉर्पोरेट टैक्स ए ने पे किया। उसके बाद जब ए का जो डिविडेंड है वो ए के इन्वेस्टर के पास गया, तो उन्होंने उस पर इनकम टैक्स भी पे किया, तो ये वो भी 70%। अच्छा नहीं, हाँ, जो स्टॉक होल्डर को पे किया डिविडेंड, वो इनकम टैक्स पे कर रहे हैं। हाँ, स्टॉक होल्डर, तो इसका मतलब ये है कि इंसिडेंस ऑफ टैक्स जो है वो 3 टाइम्स हो गया ना। इन केस एक कंपनी 1 है जिसने कंपनी ए में भी इन्वेस्ट किया हुआ था, हाँ, तो कंपनी ए का जो डिविडेंड है पहले जो है वो टैक्स डिडक्टेबल हुआ, पहले तो कंपनी ए ने डिविडेंड पे किया, ठीक है, उसके बाद सॉरी कंपनी ए ने पहले डिविडेंड किया, यानी आपने कहा कंपनी 1 है, उसने कंपनी ए में इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है जी, और कंपनी ए ने कंपनी बी में किया हुआ है। हाँ, तो फिर तो आप ये देखें ना 4 दफा टैक्स पे किया जाएगा, ठीक होगा, ठीक है। पहले बी का आया, बी ने ए ने पे किया, ए ने फिर 1 पे किया, 1 ने फिर इन्वेस्टर को पे किया, तो यू हैव 4 टाइम्स ऑफ टैक्स। गवर्नमेंट लॉ है कि 70% ऑफ द डेट अमाउंट अपने टैक्स पे करता है। अब ये होगा कि वो क्योंकि 4 टाइम्स होगा ना, तो उसमें 70% अगर कम हो जाएगा, तो नेक्स्ट टाइम जो नेक्स्ट इंसिडेंस होता है वो उसका सिर्फ 30% पे करना पड़ेगा, तो एक तरह से वो टैक्स सेविंग की तरह से डेट से करीब हो जाएगा, क्योंकि डेट में जैसे टैक्स सेविंग होती है, ऐसी
इन्होंने कहा है कि भाई प्रेफर्ड स्टॉक में भी सिमिलर काइंड ऑफ टैक्स सेविंग दे दी जाए। तो दैट इज़ वाई जो डिविडेंड्स है, जो इनकम है, वो 70% टैक्स डिडक्टेबल है। एंड दैट इज़ वाई आप 95% प्रेफर्ड स्टॉक जो है दुनिया के अंदर वो किसके पास होते हैं? कॉर्पोरेशंस के पास। कॉर्पोरेशंस को टैक्स का एडवांटेज मिलता है, इंडिविजुअल्स को नहीं मिलता ये, ठीक है, क्योंकि ये जो है कॉर्पोरेशंस का होता है। तो दैट इज व्हाई मोस्ट ऑफ द प्रेफर्ड स्टॉक इज हेल्ड विद द कॉर्पोरेशन। अगर आप तो पूरा इनकम टैक्स देगा, इसलिए हाँ वो पूरा देगा ना, ये कॉर्पोरेशन का फायदा है। 70% देगा। हाँ, तो इस वजह से ये ज्यादातर आप देखेंगे प्रेफर्ड स्टॉक जो है ना वो कॉर्पोरेशंस के पास होते हैं। क्लियर है? सही, बिल्कुल। तो इलस्ट्रेटिंग डिफरेंस बिटवीन, वही मैंने इसकी वो जो बात की है। अब ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, कॉस्ट ऑफ डेट प्रेफर्ड स्टॉक हो गया। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। केएस कैसे निकाला जाएगा? सारी जो बहस है जो कॉर्पोरेट फाइनेंस की, वो सारा इसी एक जाके नुक्ते पर रुकती है। केएस क्या है? ठीक है, इट इज अ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ इक्विटी। और मैंने बताया रिटेन अर्निंग की है या कॉमन स्टॉक है, वो दोनों कॉस्ट ऑफ इक्विटी कहलाई जाती है। तो केएस होता क्या है? पहले तो एक चीज समझ लें, तीन तरह के रिटर्न्स होते हैं इक्विटी के। वन इज द एक्चुअल रिटर्न जो आपको मिल रहा होता है, वन इज एक्सपेक्टेड रिटर्न विच यू एक्सपेक्ट इन द नेक्स्ट ईयर, एंड द थर्ड वन इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न विच यू रिक्वायर। एक्सपेक्टेड और रिक्वायर में फर्क है। रिक्वायर का मतलब ये होता है कि अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करें, सो व्हाट इज द मिनिमम रेट दैट यू रिक्वायर इन ऑर्डर टू इन्वेस्ट इन दैट कंपनी। और एक्सपेक्टेड क्या होता है कि व्हाट यू एक्सपेक्ट नेक्स्ट ईयर कंपनी देगी। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो एक्सपेक्टेड जो है वो रिटर्न से निकलता है। जैसे अगर हम बात करें ना D1/P0 प्लस G करेंगे तो वो आएगा KS विच इज एक्सपेक्टेड। रिक्वायर्ड जो है वो रिस्क से निकलता है, रिटर्न और रिस्क है ना। तो अगर उस कंपनी का रिस्क ज्यादा होगा तो इन्वेस्टर विल हैव मोर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न एज कंपेयर टू जब उसका रिस्क कम होगा। क्लियर है? तो सर प्लीज ये बात रिपीट कर दें, एक्सपेक्टेड कैसे पता करेंगे? एक्सपेक्टेड जो है ना वो देखें, जो आपने कंपनी की वैल्यूएशन करते हैं ना, तो आप ये कहते हैं ना प्राइस इज इक्वल्स टू डिविडेंड अपॉन KS माइनस G, ठीक है ना। इस KS माइनस G में को KS आप बाहर ले जाएं तो क्या होगा? KS इक्वल्स टू D1/P0 प्लस G। तो ये एडजस्टमेंट, तो जो KS होगा दैट इज ये इससे जो निकलेगा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, यानी जो रिटर्न निकलेगा दैट इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड। क्योंकि ये निकला है कि जब आपने डिस्काउंट किया ऑल द फ्यूचर कैश फ्लोज, तो उसका जो जिस रेट पे आपने डिस्काउंट किया वो दैट इज योर द KS, ठीक है। वो भी रिक्वायर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, वो KS कहलाता है, लेकिन वो एक्सपेक्टेड रिटर्न कहलाएगा। रिक्वायर्ड रिटर्न क्या होता है कि वो रिस्क पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा रिस्क होगा कंपनी का, उतना ही ज्यादा इन्वेस्टर जो है वो रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे, रिक्वायर करेंगे। तो जरूरी नहीं है कि रिक्वायर्ड और एक्सपेक्टेड सेम हो। अब आप एक चीज समझ लें सर, मेरी नजर में तो, सॉरी बात आपकी काटी, मेरी नजर में जो मैं समझ रहा हूँ, एक्सपेक्टेड तो वो है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, रिक्वायर्ड तो वो है जो सर्वाइवल के लिए चाहिए, मिनिमम इतना तो होना चाहिए वरना हम एग्जिट कर जाएंगे। ऐसा नहीं है? ये इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू। एक्सपेक्टेड वो है जो इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहा है, और रिक्वायर्ड वो है कि जो इन्वेस्टर को इन्वेस्टिंग के लिए चाहिए। अगर वो पैसा नहीं मिला तो इन्वेस्टर एग्जिट कर जाएगा। इसमें सर ये कॉर्पोरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं सोचूं तो जो रिक्वायर्ड है वो तो मस्ट पे करना है आपने, वो ऑब्लिगेशन है आपके ऊपर। और एक्सपेक्टेशन जो फ्लक्चुएट कर सकती है, प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। हाँ, अब सवाल ये है कि अगर एक्सपेक्टेशंस और रिक्वायर्ड सेम ना हो तब क्या होगा? इसके दो सूरतें हो सकती हैं, एक्सपेक्टेड ज्यादा और रिक्वायर्ड कम हो। अच्छा, अमूमन यही होगा। अब अगर एक्सपेक्टेड ज्यादा हो, यानी एक्सपेक्टेड किसकी एक्सपेक्टेशन? इन्वेस्टर्स की। अगर इन्वेस्टर जो है वो ये कहता हो कि भाई आई एम एक्सपेक्टिंग कि इस शेयर से मुझे जो है 15% रिटर्न मिलेगा, सही है। जबकि इन्वेस्टर कहता है कि मेरा जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, यानी कि ये जो शेयर है जिस रिस्क प्रोफाइल के अंदर है, इस रिस्क प्रोफाइल के अंदर मुझे जो है आई एम कंफर्टेबल मुझे 10% पर। सो अब क्या होगा? एक्सपेक्टेड ज्यादा, रिक्वायर्ड कम है। व्हाट विल हैपन? होगा ये कि इन्वेस्टर विल बाय दैट शेयर, यानी वो शेयर अंडर प्राइस कहलाएगा। जब वो शेयर अंडर प्राइस कहलाएगा तो इन्वेस्टर वो शेयर बाय करेगा। जब इन्वेस्टर वो शेयर बाय करेगा तो उसकी प्राइस क्या होगी? बढ़ेगी। जब उसकी प्राइस बढ़ेगी तो क्या होगा? आपका एक्सपेक्टेड कम हो जाएगा, क्योंकि डिविडेंड तो उतना ही है। जब डिवाइड करेंगे इन्वेस्टमेंट प्राइस से तो आपका एक्सपेक्टेड कम हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होता है? जो एक्सपेक्टेड होता है वो रिक्वायर्ड के दरमियान आ जाता है इन मार्केट इक्विलिब्रियम। इसी वजह से हम इसको KS कह रहे हैं, एक्सपेक्टेड को भी KS कह रहे हैं, रिक्वायर्ड को भी KS कह रहे हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेड जो है दैट विल फॉलो द रिक्वायर्ड। ये बात समझ में आ रही है?
जब एक्सपेक्टेड ज्यादा होगा, रिक्वायर्ड कम होगा, तो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा। हाँ, क्योंकि उसको एक्सपेक्ट है कि वो ज्यादा हो जाएगा, ये अंडर वैल्यू चल रहा है शेयर। जैसे अंडर वैल्यू बाइंग परचेजिंग स्टार्ट होगी तो प्राइस बढ़ जाएगी, शेयर वैल्यू बढ़ जाएगी, तो एक्सपेक्टेड कम हो जाएगा क्योंकि डिवाइड हो रहा है उससे। और फिर वो ब्रेक इवन पे आके इक्विलिब्रियम पॉइंट बना के वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी बना देगा। हाँ, वो रिक्वायर्ड पर आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, तो जो केएस जो है, इसलिए जो सवाल ये है कि हम एक्सपेक्टेड को भी केएस कह रहे हैं और रिक्वायर्ड को भी केएस कह रहे हैं। तो एक्चुअली ये जो है इक्विलिब्रियम के अंदर एक्सपेक्टेड इक्वल्स टू रिक्वायर्ड, ये दोनों चीजें हैं बेसिकली। तो इसको उल्टा कर दें, अगर रिक्वायर्ड ज्यादा होगा, एक्सपेक्टेड कम होगा, तो क्या होगा? इन्वेस्टर शेयर ओवर प्राइस हो एग्जिट करना शुरू, एग्जिट करेगा, शेयर प्राइस कम हो जाएगी। जब शेयर प्राइस कम होनी शुरू हो जाएगी तो एक्सपेक्टेड बढ़ना शुरू हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अगेन इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ठीक है, तो इफ द मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, तो क्या होगा कि एक्सपेक्टेड इक्वल्स टू रिक्वायर्ड हो जाएगा। तो असल चीज आपका रिक्वायर्ड है एक्चुअली, यानी कि यानी मैं ये कह रहा हूँ इवन द एक्सपेक्टेड इज नॉट मैटर, वो भी मैटर नहीं करेगा। अब आपका मैटर करेगा कि व्हाट वुड बी योर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, क्योंकि एक्सपेक्टेड भी इसको फॉलो करेगा। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई? अगर रिक्वायर्ड जो है वो कम है, उसका मतलब कि शेयर प्राइस ओवर वैल्यू चल रहा है। हाँ, वो अंडर वैल्यू चल रहा है। अगर रिक्वायर्ड कम है तो अंडर वैल्यू है। हाँ, सही है। रिक्वायर्ड ज्यादा है तो ओवर वैल्यू चल रहा है, यानी रिक्वायर्ड की बेस पे सारा डिसाइड होगा, सब डिसाइड होगा। ठीक है सर, रिक्वायर्ड फाइंड कैसे करेंगे? हाँ, वो मैं अभी आगे आ रहा है। ठीक है, ठीक। क्लियर? ये जो बात हो रही है वो रिटेन अर्निंग की बात हो रही है। हाँ, तो हाउ टू फाइंड द रिक्वायर्ड या हाउ टू फाइंड द रिटर्न। अब ये देखें, ये देयर आर 3 मेथड्स। एक जो है CAPM अप्रोच है, ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकालने की है। एक DCF अप्रोच है, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल है, जो कि एक्सपेक्टेड निकालने का है। और क्योंकि हम कहते हैं एक्सपेक्टेड और रिक्वायर्ड सेम है, तो आप किसी से भी निकालेंगे तो वो सेम हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि आप CAPM को यूज़ करें, बिकॉज दिस इज द ओरिजिनल मेथड टू कैलकुलेट द रिक्वायर्ड। ठीक है, एक तीसरी भी अप्रोच है जिसको मैंने आपको कहा था कि ये आप ये कर लें, क्योंकि आपको ये मालूम नहीं है उसको कहते हैं ओन बॉन्ड यील्ड प्लस रिस्क प्रीमियम। कि अगर आपके पास KD मौजूद है, यानी कॉस्ट ऑफ डेट मौजूद है, तो उसमें आपने रिस्क प्रीमियम ऐड कर दिया, सब्जेक्टिव सिस्टमेटिक रिस्क जो आपका एक्सपोज हो रहे हैं उसको आपने सब्जेक्टिव प्रीमियम ऐड कर देंगे, तो वो आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न सब्जेक्टिव बन जाएगा। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये बड़ी आसान है, ये तो आपको मालूम, अगर कुछ ना हो ये तो मालूम हो जाएगा। ठीक है, अगर थोड़ा सा बेहतर आपने फिर ये भी मालूम कर लेना है, क्योंकि केएस, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपके पास केएस तो मालूम, यानी कि ग्रोथ रेट नहीं मालूम होता आपको। ग्रोथ रेट भी आपको मालूम हो जाता है, कैश फ्लो ग्रोथ रेट आप मॉडल में डाल के नहीं, यू कैन कैलकुलेट द केएस एज वेल। असल जो रिक्वायर्ड है वो कैसे निकलता है, वो CAPM मॉडल से निकलता है। इसको कहते हैं कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। ठीक है, ये क्या है, ये इसके पीछे पूरी लंबी कहानी है, लेकिन वो कहानी जो है मेरे ख्याल से अभी आपके लिए आप समझ लें इसको, किसी दिन मौका मिला तो इसकी पूरी कहानी डिस्कस करेंगे। इसको समझ लें कि ये कैसे निकलता है। ये निकलता है, ये है रिस्क फ्री रेट है, KRF। KRF क्या कहते हैं? रिस्क फ्री रेट। ये कैसे मिल जाएगा आपको, कहाँ से मिलेगा रिस्क फ्री रेट? बैंक डिस्काउंट रेट। हाँ, इट इज बेसिकली ट्रेजरी बिल रेट। रिस्क फ्री कौन सा होता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी का रेट। तो टी बिल का रेट ले लें, 6 मंथ्स का टी बिल का रेट ले लें, वो आपका रिस्क फ्री रेट मिल जाएगा। KS प्लस KM, दिस इज द मार्केट रिटर्न, दिस इज द एवरेज रिटर्न ऑफ द मार्केट। ठीक है, माइनस KRF, दिस इज द रिस्क फ्री रेट, मल्टीप्लाई बाय द बीटा। बीटा क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ, और KM क्या होता है ये भी बता देता हूँ। KM इज एवरेज रिटर्न। आपको क्या करना होगा, मार्केट का इंडेक्स ले लें, जैसे KSE या PSX का जो KSE 100 इंडेक्स ले लिया, अब वो डेली आपका इंडेक्स आ रहा है, तो आपने लेट सपोज 1 साल का इंडेक्स की वैल्यू ली, 365 वैल्यू ले ली। उसके बाद पिछला यानी P1 माइनस P0 अपॉन P0 करते रहे, यानी कि पिछला इंडेक्स और इस इंडेक्स के निकाल के रिटर्न निकाल रहे हैं। तो जो रिटर्न निकलता है, एवरेज रिटर्न ऑफ द मार्केट ड्यूरिंग द ईयर, उसको हम KM कह सकते हैं कि ये मार्केट का रिटर्न है। अगर आप इंडेक्स में इन्वेस्ट करेंगे सो यू विल बी गेटिंग दिस मच रिटर्न। ठीक है, जिसको हम KM कहेंगे, उसमें से KF माइनस कर देंगे। अच्छा, बीटा क्या है? बीटा क्या होता है? बीटा इज द कोरिलेशन ऑफ योर स्टॉक वर्सेस द इंडेक्स। ठीक है, यानी कि आप ये समझें कि रिग्रेशन आपने पढ़ी है ना? यस सर। है ना? रिग्रेशन क्या होती है? बेस्ट फिट लाइन होती है। ठीक है, ये आपको मालूम है ना रिग्रेशन कॉन्सेप्ट? सब पढ़ी थी।
अरे यार मतलब आप, अच्छा एक चीज समझ लें कि अगर आप एक स्कैटर प्लॉट बनाएं, यानी एक साइड पे मार्केट का रिटर्न रखें और एक साइड पे कंपनी का रिटर्न रखें। कंपनी का रिटर्न और मार्केट का रिटर्न आपको डेली मिल जाए, कंपनी की प्राइस ही मिल जाएगी आपको, पिछले कई सालों की प्राइस मिल जाएगी। एक साल का, पिछले एक साल की कंपनी की प्राइस निकाल लें, लाइक यू हैव 365 डेज, तो कंपनी की 365 की प्राइस आ जाएगी। और आप निकाल लें मार्केट की इंडेक्स की प्राइस, तो ये दो चीज़ें आ जाएंगी। तो एक साइड पे कंपनी की प्राइस रख लें, ये रिटर्न रख लें, ज़्यादा अच्छा है। कंपनी यानी प्राइस P1 माइनस P0 अपॉन P0। तो कंपनी का रिटर्न एक साइड पर, एक एक्सेस पे रखें, मार्केट का रिटर्न दूसरे एक्सेस पे रखें, ठीक है। उसके बाद जो है ना आपने उसको प्लॉट कर देना है, तो वो बनेगा स्कैटर प्लॉट, यानी मुख्तलिफ पॉइंट्स जो है ना उसमें आएंगे। फिर उसमें बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ कर लें, जिसको हम रिग्रेशन लाइन कहते हैं, ठीक है। बेस्ट फिट लाइन क्या होती है कि जिसके अंदर जो सम ऑफ स्क्वायर एरर है वो कम से कम होता है, यानी कि वो ऐसी जगह से गुजरेगी स्कैटर प्लॉट के दरमियान कि जहाँ पे जो है जो डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द लाइन वो मिनिमम होगा, सम ऑफ स्क्वायर एरर, यानी एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द लाइन एंड द पॉइंट। और स्क्वायर इसलिए करते हैं कि वो नेगेटिव और माइनस जो है ना एक दूसरे को बैलेंस ऑफ कर रहे होते हैं, तो स्क्वायर से वो उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। तो सम ऑफ स्क्वायर एरर ले लेंगे, तो जिस लाइन, यानी कि थियोरेटिकली कंप्यूटर विल ड्रॉ थाउजेंड्स ऑफ द लाइन और हर लाइन का सम ऑफ स्क्वायर एरर निकालेगा। तो जिस लाइन का सम ऑफ स्क्वायर एरर सबसे कम होगा उसको कहते हैं बेस्ट फिट लाइन, उसको कहते हैं रिग्रेशन लाइन, ठीक है। बात समझ में आई? अगर नहीं आई तो स्टैट्स का कोई आप यूट्यूब वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। वैसे आगे समझ में क्या? जी सर थोड़ी बहुत आ रही है इसमें, वो इंटरसेप्ट वाला है ना, वाई इंटरसेप्ट वाला है ना, वाई इंटरसेप्ट, हाँ कोवेरियंस। तो ये तो अगर आप सम ऑफ स्क्वायर, जो वो जो लाइन बनेगी ना जिसको हम कहेंगे बेस्ट फिट लाइन, उस लाइन का जो स्लोप है उसको बीटा कहेंगे, क्योंकि वो लाइन है ना उसका स्लोप कांस्टेंट होगा। बिल्कुल ठीक है। स्ट्रेट लाइन का आपको पता है ना, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, तो उस स्लोप ऑफ दैट बेस्ट फिट लाइन उसको हम बीटा कहेंगे। तो कोई भी स्लोप के दो पॉइंट ले लेंगे, उसका जो डिफरेंस होगा बीटा होगा। तो अगर आपने वो बीटा निकाल लिया, इस फॉर्मूले में बीटा डाल देंगे, तो यू कैन कैलकुलेट द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। सर बीटा गिवन होगा ना? कहाँ से गिवन होगा? assumption निकालना देने होगा। से। कैसे निकालेंगे बीटा? सर सिर्फ एक नंबर से कर सकते पूरे साल का एवरेज रिटर्न ऑफ फॉर एग्जांपल KSE 100 एंड एवरेज रिटर्न ऑफ से एंग्रो केमिकल्स, तो नहीं, इससे हम अगर आप एंग्रो का बीटा निकाल रहे हैं तो आप एंग्रो वर्सेस, एक तो देखें, एक तरीका तो ये है कि हर कोई भी आप एनालिस्ट के पास जाएं, उससे कहें कि भाई एंग्रो का आप बीटा बता दें, तो वो निकाल के दे देगा। एक तरीका ये कि ब्लूमबर्ग में फिगर्स मिलती हैं बीटा की, वो भी आप ले सकते हैं। और एक तरीका ये है कि आप खुद निकाल लें बीटा। तो खुद निकालने का तरीका ये होता है कि आप एंग्रो के जैसे आपने एक साल का वो ले लिया, एंग्रो का रिटर्न ले लिया शेयर प्राइस का, और एक साल का आपने मार्केट रिटर्न ले लिया, ठीक है ना। इन दोनों को रिग्रेस कर दिया y इक्वल्स टू mx प्लस c से, तो x विल बी एंग्रो एंड y विल बी मार्केट रिटर्न। जब आपने रिग्रेस किया, चाहे वो एक्सेल पे चला दें फॉर्मूला, तो वो रिग्रेस करेंगे तो उसका पूरा वो बता देगा कि बीटा क्या है, y इंटरसेप्ट क्या है, ये सब चीज़ें। तो वो जो बीटा निकाल के देगा दैट विल बी द ये बीटा ये होगा। क्लियर है? जी थैंक यू। लेकिन उसके लिए आपको जो है ना सारी फिगर्स चाहिए होंगी। हाँ नहीं, आपने तीन ऑप्शंस दिए थे ना, फर्स्ट वन इज बेस्ट। हाँ, फर्स्ट वन इज दिस कि अगर आपको कैलकुलेट करना है तो ये कर लें, ज़्यादा बेहतर है, आपका एफर्ट वगैरह अच्छी हो जाएगी। अगर तो ये नहीं आपको समझ में आ रहा, जो बड़ा आसान है, ये तो आप एक्सेल से भी कर सकते हैं, सिर्फ को प्राइसेस चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो किसी भी आप ब्रोकरेज हाउस से इक्विटी फर्म के पास जाएं, या उनके पब्लिश रिपोर्ट में देखें कि एंग्रो का बीटा क्या है, वो आपको बीटा बता देंगे, लिखा हुआ होगा। आजकल तो वो बहुत सारी इक्विटी हाउसेज ने जो अपने वेबसाइट पे कंपनी वाइज भी एनालिसिस किया होता है। स्टैंडर्ड कैपिटल है या कौन सा है, जिसके अगर आप साइट पे जाएंगे ना, तो वो हर कंपनी का जो है बीटा वगैरह निकाल के देता है। तो आपने वहाँ कह दिया कि हमने बीटा वहाँ से ले लिया, वो भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये भी कर सकते हैं कि वहाँ से बीटा ले लें। तीसरा जो है वो ब्लूमबर्ग में मिल जाएगा आपको, उनका भी हर कंपनी का ब्लूमबर्ग का एक्सेस असल में अवेलेबल नहीं होता लोगों के पास, तो इस वजह से वो ऑप्शन बहुत कम है, मुश्किल है। लेकिन ये कि ब्रोकरेज हाउस में मिल जाएगा और वो खुद निकाल लें आप, सबसे अच्छा तो या खुद निकाल लें, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। आपने दो सीरीज निकालनी होगी आपको, एक कंपनी की एक मार्केट की, उसको रिग्रेस करके इक्वेशन एक्सेल में बना दें, उसको एक्सेल में उसको में जाएँ, रिग्रेशन का फॉर्मूला लगाएं, वो आपको बीटा निकाल के दे देगा, ठीक है ना।
क्लियर है सर? इसमें हर कंपनी का एक वेटेज होता है इंडेक्स में, तो उसकी भी कोई उस पे इम्पैक्ट ये आएगा? कंपनी का नहीं, ये सिर्फ कंपनी का निकल रहा है ना, हमको इंडेक्स की बात नहीं कर रहे। ये क्या शो कर रहा है? चले जैसे KSX 100 में फॉर एग्जांपल सर, हाँ। जो KSE 100 इंडेक्स है उसमें मतलब अजम्पशन के बेसिस पे ये देख लेते हैं कि उसमें उसकी अगर 1 पॉइंट की रिफ्लेक्शन है तो उसमें 0.1% जो है वो प्रोपोर्शन एंग्रो का है और 0.15 जो है वो फौजी का है, ब्लू चिप वो वेट के हिसाब से। तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है सर इनके जब हम नहीं, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो आप जब इंडेक्स बनाएंगे तो उसके अंदर ये एंग्रो का वेट कितना है वो सब तो आपको इंडेक्स में खुद ही वेट मौजूद होता है। पॉइंट समझ लें, इसका कॉन्सेप्ट समझ लें। कॉन्सेप्ट ये, दिस इज द टोटल रिस्क जो कि यानी कि ये दिस इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो उसका रिस्क कंपनसेट करने के लिए ले रहा है, ठीक है ना। अगर जीरो रिस्क हो, अब इसकी इक्वेशन को समझ लें, अगर जीरो रिस्क हो तो ये रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका वाई इंटरसेप्ट हो गया, y इज इक्वल टू mx प्लस c हो गया, तो ये y हो गया, ठीक है ना, ये m हो गया और ये c हो गया, ठीक है। तो अगर जीरो रिस्क है तो आपका y इंटरसेप्ट आएगा, दैट इज बेसिकली जो रिमेंबर रिटर्न, दिस इज रिस्क फ्री रेट। अच्छा, KM माइनस KRF इज बेसिकली सिस्टमैटिक रिस्क, क्योंकि अगर आप KM में इन्वेस्ट करेंगे यानी मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो यू आर एक्सपोज टू अ सिस्टमैटिक रिस्क, ठीक है। KRF इज जीरो रिस्क। तो ये जो रिस्क प्रीमियम आएगा, दिस इज द रिस्क जो आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हुए जो एक्स्ट्रा रिस्क आप लेंगे उसके अगेंस्ट जो एक्स्ट्रा रिटर्न जो आप डिमांड करेंगे, दिस इज द रिस्क प्रीमियम, जिसको कहते हैं मार्केट रिस्क प्रीमियम। जो KM माइनस KRF जो करेंगे तो इसको कहा जाएगा मार्केट रिस्क प्रीमियम। ये वो एक्स्ट्रा प्रीमियम है जो कि आप डिमांड करते हैं इन ऑर्डर टू इन्वेस्ट इन द मार्केट। अगर इस मार्केट रिस्क प्रीमियम में जो है KRF ऐड कर देंगे तो ये वो बन जाएगा कि जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो मार्केट से डिमांड करते हैं, अगर आप इंडेक्स में इन्वेस्ट करें तो आपको कितना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होगा। अच्छा, अब ये मार्केट से कंपनी में कैसे आएंगे? ये बीटा जो है ये बेसिकली ये देखता है कि वो कंपनी मार्केट को कितना फॉलो करती है। अगर यानी रिग्रेशन जो निकल रहा है वो ये निकल रहा है, अगर मार्केट 1 पॉइंट बढ़ रही है तो कंपनी 1 पॉइंट बढ़ रही है, 1 पॉइंट कम हो रही है। अगर वो मार्केट को फॉलो करेगी तो दैट मीन्स कि अगर मार्केट 1 पॉइंट बढ़ेगी तो कंपनी 2 पॉइंट बढ़ेगी, लेट सपोज, तो उसका बीटा 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप मार्केट पे इन्वेस्ट करते हुए 10% के लिए लेंगे और क्योंकि इसका रिस्क मार्केट से डबल है तो नाउ यू विल बी रिक्वायरिंग 20% ऑफ KS इन ऑर्डर टू इन्वेस्ट इन दैट कंपनी। तो ये जो बीटा जो है वो एक्चुअली फोर्स मल्टीप्लायर है उस कंपनी की वजह से मार्केट, यानी कि उस कंपनी की वजह से मार्केट के रिटर्न में कितना फर्क आएगा, ठीक है। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि यू इन्वेस्ट इन अ मार्केट, ये आपका मार्केट रेट है, दिस इज द मार्केट प्रीमियम, दिस इज द बेसलाइन रेट जो जीरो रिस्क पे होता है, ये मार्केट रिस्क लेने का डिफरेंस है, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कंपनी का रिस्क लेने का डिफरेंस होगा। सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। बात समझ में आई? Absolutely, sir. Wonderful. Thank you, sir. So that is basically the concept behind this whole equation. So this इसकी वजह से ये हम बीटा ले रहे होते हैं, because to have a रिग्रेशन हम इसको रन करेंगे जिसकी वजह से ये आपको मालूम हो जाएगा कि हाउ सेंसिटिव इज द कंपनी टुवर्ड्स द मार्केट, और उसकी साइन क्या है, यानी कि उसकी सेंसिटिविटी क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। अगर वो बिल्कुल मार्केट के साथ मूव करेगी तो दैट मीन्स के उसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी तो उसका बीटा ज़्यादा होगा। अगर मार्केट के अगेंस्ट मूव करेगी, उसकी सेंसिटिविटी कम होगी तो वो रिस्क को भी कम कर रही होगी, बीटा भी कम होगा। ठीक है, क्लियर है? तो दिस इज हाउ, तो ये जो है लास्ट बिल्डिंग ब्लॉक था, ये अगर आप ऐड कर देंगे तो यू कैन कैलकुलेट, नाउ यू कैन कैलकुलेट एवरीथिंग। तो इससे आप CAPM निकल जाएगा, CAPM से आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी निकल जाएगा, और डेट और प्रेफर्ड स्टॉक का मौजूद है, वेट्स आपको मालूम हो जाएंगे। जब आपको वेट्स मालूम हो जाएंगे तो यू कैन कैलकुलेट द वैक, ठीक है। ये जैसे फॉर एग्जांपल अगर 7% रिस्क फ्री रेट है, 6% MRP है, यानी कि एडिशनली अगर आप सिस्टमेटिक रिस्क से अपने आप को एक्सपोज होंगे तो उसके लिए आपको 6% रिटर्न होगा, और दिस इज 1.2 इज द बीटा। अगर वो बीटा 1.2 है तो आपका जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होगा वो 14.2 हो जाएगा। जी, एनी क्वेश्चन? सर बीटा की सर मेरा सवाल ये था कि बीटा के हवाले से बीटा की रेंज कितनी होती है वैसे? कोई रेंज नहीं होती, बीटा की रेंज जो है वो माइनस भी हो सकती है। अच्छा देखें, ट्रेजरी बिल का बीटा 0 होगा, मैं आपको बताता हूँ, ट्रेजरी बिल का बीटा 0 होगा, ठीक है। क्योंकि अगर देखें बीटा क्या होता है, बीटा इज द स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइन। तो वो स्लोप जो है वो कहाँ तक हो सकता है, स्लोप 0 से लेके इन्फिनिटी तक कहीं भी स्लोप लाई कर सकता है, ठीक है। अगर आप बिल्कुल स्टीप लाइन करते हैं, बिल्कुल अगर आप बिल्कुल एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसका स्लोप इन्फिनिटी बन जाएगा। अगर आप बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे तो उसका स्लोप जो है 0 हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के दरमियान कहीं भी होगा तो उसका जो है वो स्लोप, तो बीटा इज अ स्लोप ऑफ अ रिग्रेशन लाइन।
अब फॉर एग्जांपल KRF है, अब KRF को अगर आप ड्रॉ करें, यानी कि अगर आप उसको रिस्क फ्री रेट को ड्रॉ करें, तो वट एवर द मार्केट इज वो एक लाइन में आएगा, तो उसका जो स्लोप वो जीरो होगा। बीटा ऑफ अ रिस्क फ्री रेट इज जीरो। KM का क्या होगा? KM का अगर हम एक साइड पे भी KM रखें, X पे भी और Y पे भी KM रखें, तो यू गेट अ 45 डिग्री लाइन, तो उसका स्लोप 1 होगा। 45 डिग्री लाइन का स्लोप 1 होता है। तो जो आम कंपनी होती है उसका स्लोप जो है वो KM से थोड़ा ऊपर होगा या नीचे होगा। जैसे ये 1.2 है, तो दिस इज साइक्लिकल कंपनी। साइक्लिकल का मतलब ये है कि ये थोड़ा सा मार्केट में, ये मे बी इट्स अ बैंकिंग स्टॉक, मे बी इट्स अ स्टील इंडस्ट्री, इट्स अ प्रो साइक्लिकल कंपनी। तो क्योंकि ये मार्केट से यानी 1 से थोड़ा ज्यादा है। कुछ काउंटर साइक्लिकल कंपनीज होती हैं, उसका स्लोप में भी 0.8 आ रहा होता है, 0.6 आ रहा होता है। तो जितना कम स्लोप होगा उतना ही रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कम होगा और उतना ही बेहतर कंपनी होगी। ठीक है सर, बीटा जितना ज्यादा हो रहा होता है उस कंपनी के स्टॉक में उतना ज्यादा ही रिस्क होता है, ऐसे ही रिस्क ज्यादा होता है। यस, ये बिल्कुल। और अगर सर नेगेटिव में होगा बीटा तो फायदेमंद होगी कंपनी। सबसे फायदेमंद होगा। नेगेटिव में होगा तो नेगेटिव में होता नहीं है असल में। नेगेटिव का मतलब क्या है? नेगेटिव का मतलब ये है कि अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो कंपनी नीचे जा रही है, और मार्केट नीचे जा रही है तो कंपनी ऊपर जा रही है। तो ऐसी कंपनी नॉर्मली मिलती नहीं है, लेकिन अगर मिल जाए तो वो तो बड़ी जबरदस्त बन जाएगी आपको। सर वो पीछे से आवाज आएगी ना, फिर ले 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 ले। हाँ, तो ऐसी कंपनी जो है ना वो निकालने में बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो अमूमन जो है वो स्लोप अगर जीरो से यानी अगर 1 से कम भी होगा ना, तो वो आपको फायदा भी दे देगा प्रैक्टिकली पर्पस के लिए। जीरो तो बिल्कुल रिस्क फ्री बन जाएगा। नेगेटिव जो है वो रिस्क को मजीद कम कर रहा होगा। ठीक है, क्लियर है? आगे चलें। सर ये यूनिलीवर जैसी कंपनी जो है, इनका बीटा मिनिमाइज होगा मेरे ख्याल से तो। नहीं, देखें, यूनिलीवर कंपनी का बीटा ज्यादा होगा, क्योंकि इसका ताल्लुक कंपनी की मैनेजमेंट से नहीं होता है, इसका ताल्लुक उसके बिजनेस से होता है। अगर वो साइक्लिकल बिजनेस है तो वो बिजनेस बूम करेगा जब कंपनी बूम करेगी। आप ये समझें कि अगर कोई बिजनेस इकोनॉमी के साथ रिलेट करता है तो, और वो साइक्लिकल है, यूनिलीवर इज नॉट दैट मच साइक्लिकल, क्योंकि फूड बिजनेस जो है ना, दैट इज वैल्यू चेन के बॉटम में आता है, तो दैट मीन्स कि वो उसकी जो वेरिएशन है कम है। तो यूनिलीवर का बीटा इतना ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन ये कि इट इज़ अ साइक्लिकल बिजनेस, फॉलो बिजनेस साइकिल। लेकिन अगर बैंकिंग सेक्टर है, अब बैंकिंग सेक्टर जो है ना, इट्स वेरी मच प्रो साइक्लिकल, और उसकी जो है ना वो ज्यादा होगा। सेंसिटिविटी ज़्यादा है। तो बैंकिंग सेक्टर का अमूमन बीटा ज़्यादा होगा। फर्टिलाइजर इट्स अ काइंड ऑफ प्रो साइक्लिकल। स्टील इंडस्ट्री इज अ प्रो साइक्लिकल। आप ये सोचेंगे जो प्रो साइक्लिकल इंडस्ट्रीज है ना, तो उसका बीटा ज़्यादा होगा। और जो बिजनेस साइकिल के एंड में आ रही होती हैं, यानी कि जो इतना ज़्यादा, जैसे फूड सेक्टर है, फूड सेक्टर मोरलेस बराबर बिहेव करता है, तो उसका इतना ज़्यादा बीटा नहीं होगा। क्लियर है? राइट। इसी तरह से जो एक्सपोर्ट कंपनीज हैं, अब एक्सपोर्ट कंपनीज की जो साइकिल है वो पाकिस्तान की साइकिल से मैच नहीं करेगी, तो उसका बीटा कम होगा, क्योंकि वो साइक्लिकल नहीं बनेगी। ठीक है ना, वो समझ रहे हैं? क्योंकि वो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जितनी भी है वो परफॉर्म उस वक्त करेगी जब दुनिया की साइक्लिक यानी दुनिया बेहतर हो। अगर पाकिस्तान की पाकिस्तान का साइकिल और दुनिया का साइकिल मैच नहीं करेगा तो एक्सपोर्ट कंपनी का बीटा कम हो जाएगा। लेकिन अगर पाकिस्तान का साइकिल और दुनिया का साइकिल मैच कर रहा होगा तो इसका भी बीटा ज़्यादा हो जाएगा। आप पॉइंट समझ रहे हैं? इट डजेंट, इसका ताल्लुक उससे नहीं है कंपनी की परफॉर्मेंस या डिविडेंड से, इसका ताल्लुक साइकिल मूवमेंट से है कि वो को मूवमेंट कितनी है कंपनी की। बीटा इज बेसिकली को मूवमेंट डिवाइड बाय वेरिएंस ऑफ द मार्केट, को वेरिएंस अपॉन वेरिएंस कहते हैं। ठीक है ना, सही, क्लियर है? बिल्कुल आगे सर चले। जी। तो ये उन्होंने एग्जांपल दी है। ये आप ये जो है तरीका, ग्रोथ निकालने का तरीका है। एक तरीका तो ये है कि आप ग्रोथ रेट को जो है अज्यूम कर लें कि भाई 5% से ग्रो कर रहा है। सेल्स वगैरह से देख सकते हैं, जीडीपी से देख सकते हैं, मॉडल बना सकते हैं। और एक तरीका ये है, यानी वो तो आप यूज़ करें ही करें। एक और इसका तरीका ये है कि आप अगर ROE जो है मॉडल से बना लें, उसके ओवर एंड अबव अगर 1 माइनस पे आउट करेंगे तो आपको ग्रोथ भी निकल आएगा। जैसे दिस इज द टोटल रिटर्न विच इज बेसिकली यू प्रेडिक्ट फ्रॉम द मॉडल, और उसका ओवर एंड अबव जो है अगर आपने 35% जो है वो पे आउट कर दिया है, यानी 65% पे आउट कर दिया है, तो 30% रिटेन किया है, तो इसका इनटू 0.35% विल लीड टू 5.21% ग्रोथ रेट। तो अगर आपने रिटेंशन 35% किया है तो इतना ग्रोथ होगा। ठीक है, अगर आपने ROE सारा का सारा 100% पे आउट कर दिया तो ग्रोथ रेट 0 हो जाएगा। तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द ग्रोथ। क्लियर है? समझ में आ रहा है?
सर ये जो हमने कमाया उसमें से रिटेन अर्निंग में जो डाला और जो पे आउट कर दिया डिविडेंड की फॉर्म में, हाँ देखें जो भी ग्रोथ होगा वो डिपेंड करेगा रिटेन अर्निंग से। जी 15% हमने अर्निंग की, हाँ और उसमें से जो है वो 65% हम पे कर चुके हैं डिविडेंड की फॉर्म में। तो हाँ रिमेनिंग जो हमारा रह गया वो रिटेन अर्निंग में जा रहा है, वो वो ग्रोथ। रिटेन अर्निंग, तो वो 35% रिटेन अर्निंग हो गया, वो ही आपका ग्रोथ रेट डिसाइड करेगा। क्योंकि अगर आप 100% पे आउट कर देंगे तो देयर विल बी नो जी, ग्रोथ ही नहीं होगी। जितना आपने कमाया उतना पे कर दिया डिविडेंड की फॉर्म में, तो ग्रोथ नहीं होगी। ग्रोथ उसी वक्त होगी जब आप रिटेन करेंगे और फ्यूचर का डिविडेंड बढ़ेंगे। ठीक है, तो आरओई तो आप मॉडल से निकाल सकते हैं, जो भी आपका मॉडल है, उसके बाद जो है उसको आप रिटेन अर्निंग से आपका ग्रोथ निकाल सकते हैं। दैट ग्रोथ जो है ये आपका कैश फ्लो एफसीएफ को बढ़ाएंगे, कम करेंगे। ठीक है ना, क्लियर बात समझ में आई? आगे चलें। जी ये सर। आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी है? हाँ रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है, ये वही नॉन कांस्टेंट की बात की है। ये बताया रिस्क प्रीमियम इज नॉट द सेम एज सीएपीएम रिस्क प्रीमियम, ये मैंने बता दिया। ये इन्होंने वो निकाला है एक, अगर सीएपीएम से नहीं निकल पा रहा तो यू हैव अ सब्जेक्टिव जजमेंट। तो जैसे उन्होंने कहा कि कॉस्ट ऑफ डेट 10% है और 4% आपने एक्स्ट्रा उसमें ऐड कर दिया तो 14% आपका रिस्क प्रीमियम निकल आएगा। तो ये भी कर सकते हैं। इट्स जस्ट अ बॉल पार्क एस्टिमेट, इट्स नॉट अ वेरी, नहीं, ज़्यादा बेहतर ये है सीएपीएम से निकालें। एक तरीका तो ये है, जब आपको समझ में नहीं आ रहा तो एवरेज कर लें, यानी जब आप कंफ्यूज हैं कि क्या किया जाए तो वो एवरेज कर लिया जाए। ठीक है सर जब सर अगर देखा जाए तो सीएपीएम आ आपकी बात गया तो में फिर बॉल कंफ्यूजन पार्क कैसी वाला, रहेगी? सॉरी एक क्या क्या है? मैं कह रहा था सर अगर जो ये बॉल पार्क वाला था वही एवरेज बन के आखिर में आया तो हम वही मेथड आखिर वाला यूज कर लेते हैं कि नहीं, कैपेम का वो कोई। कर सकते हैं, लेकिन आपको ये तो इसमें आ रहा है ना, हो सकता है आपके केस में ना आ रहा हो, ये तो इस केस में आ रहा है ना। सर मेरा सवाल है, जब सीएपीएम मालूम हो गया है तो फिर हम क्यों कंफ्यूजन जरूरत में नहीं है जाएं? फिर, मैं तो कह रहा हूँ सीएपीएम पे। अच्छा देखें, इसकी एक वजह है। देखें सवाल, देखें एक चीज समझ लें, मैं प्रैक्टिकल बात कह रहा हूँ आपसे, वो ये बात नहीं कर रहा थियोरेटिकल। जब आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे ना तो आपकी कोई तारीफ नहीं होगी, लेकिन अगर आपकी वजह से कंपनी में नुकसान हुआ ना तो सब आपको पकड़ेंगे, यही होता है ना। तो मैनेजमेंट जो है ना अपने आप को सेव करती है। अगर वो कहे कि लेट सपोज आपने सही एस्टिमेट नहीं किया था, सीएपीएम आपने बिल्कुल अपनी तरफ से सही निकाला, ज़बरदस्त एस्टिमेट किया, आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, आप जो है वो आप एनालिस्ट हैं, और एनालिस्ट में आपके पास कई ऑर्डर्स आते हैं, आप इन्वेस्टर को जो है आपको गाइड करना पड़ता है कि किस में इन्वेस्ट करें। आपने खूब ज़बरदस्त किस्म का मॉडल बनाया है सीएपीएम से, वो कुछ और कोई ऐसा इवेंट हो गया जिस पर आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे, कोरोना आ गया या कुछ और हो गया, नाउ आपकी सारी एस्टिमेशन जो है इधर से उधर हो गई। अब क्या होगा कि मैनेजमेंट किसको पकड़ेगी? हर कोई अपना कॉलर बचाएगा और उस बंदे को पकड़ेगा जिसने ये फिगर दी थी, यही है ना। तो ऐसा ही है। ऐसे ही होता है ना। अच्छा जब जी उसने अच्छा काम करेगा तो कोई नहीं उसकी तारीफ करेगा, ठीक है, मतलब वो तो अच्छा कहेंगे वो काम तो होगा दैट्स पार्ट ऑफ योर जॉब, तो ये तो आपने हाँ। किया है, इसमें क्या अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई खराब काम करेगा तो वो उसको पकड़ेगा कि भाई आपकी वजह से ही हुआ है। तो उसके लिए सेफ चीज क्या है, वो कहेगा कि यार चलो मैं एक काम करता हूँ, 4-5 रेशोज निकालता हूँ, उसका एवरेज ले लेता हूँ। अब अगर किसी ने कहा कि भाई मैंने तो सीपीएम से भी निकाला, डीसीएफ से भी निकाला, इसमें फिर मैंने एवरेज करके किया, इसमें मैं आप कैसे पकड़ेंगे? मैंने तो सबका एवरेज ले लिया। तो समटाइम्स योर गट फीलिंग सेज कि यू हैव मेड समथिंग यानी करेक्ट। जो सीपीएम इज, अगर आप कहेंगे कि नहीं सीपीएम जो है ना दुनिया का सबसे बेहतर मेथड है और ये वो है, अब मैनेजमेंट ना समझे, तो कहने का मकसद ये है कि समटाइम्स अपने आप को सेव करना पड़ता है, क्योंकि आप इन्वेस्टर तो है नहीं, आप तो खुद नौकरी कर रहे हैं। तो व्हेन यू हैव टू सेव तो आपको ऐसा दिखाना पड़ता है कि हम बहुत सेफ खेलें। तो बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ अ सेफ्टीनेस कि आपने कहा कि चलो यार ये भी कर दिया, ये भी कर दिया। और इससे ये भी है कि हम ये कहते हैं कि भाई हमारा जो मे बी सीएपीएम में हमारी जजमेंटल एरर भी हो सकती है, क्योंकि सीएपीएम के अंदर जो आपका जो आपने बीटा जैसे आप निकाल रहे हैं दूसरी, उसके अंदर भी सब्जेक्टिव हो सकता है, क्योंकि बीटा एक्चुअली इट्स नॉट मैं इसकी थ्योरी बता दूं, इसके पूरा पीछे इसके यानी कई क्लासें हो सकती हैं। बीटा is not a historic, it is not calculated based on historical figure, it has to be a forward looking approach। तो ये यहाँ पे हमने अज्यूम ये किया है कि बीटा निकालते हुए कि जो पिछला इवेंट हुआ है वही फॉलो करेगा, तो ये बड़ी डेंजरस अजम्पशन है। हमने निकाल तो लिया लेकिन ये अजम्पशन के अंदर बड़ा वो है। तो इसका जो है ना फंडामेंटल बीटा होता है, ये कभी आप एडवांस कोर्सेज में पढ़ेंगे,
वो निकाला जाता है, वो उसके अंदर बड़ी सब्जेक्टिव एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, अजम्पशंस करनी पड़ती हैं। तो उन अजम्पशन से बचने के लिए हमने एक सिंपल अजम्पशन की है कि जो हिस्ट्री रिपीटिंग इटसेल्फ, जो पिछला परफॉर्मेंस थी कंपनी की वही रही है, तो इसलिए हमने हिस्टोरिकल बीटा निकाल लिया। अब ये बड़ी खतरनाक अजम्पशन है, अगर ये हिट नहीं होती तो आपने कहा कि ठीक है हमने 2-3 अलग मेथड से भी हमने निकाला है एंड एवरेज इज दिस, तो इसलिए हमने अपने बीटा को थोड़ा सा डाउनवर्ड रिवाइज कर दिया है टू बी ऑन अ सेफ साइड। ठीक है ना, तो बस ये है एक चीज, क्लियर है सर? एक स्टेज पे आपने बताया था कि रिस्क प्रीमियम जो हम अजम्पशन करेंगे 2 से 4% ही करेंगे, जो ज्यादा बेहतर है। हाँ इतना ही होता है। इस एग्जांपल में 4% पूरा हुआ है। अच्छा, वही ऊपर हमारा CAPM बीटा भी आपने बताया और फॉरवर्ड लुकिंग नहीं है, वो हिस्टोरिकल पे, वो भी अजम्पशन है। DCF, अब ये इन सबका एवरेज निकल रहा है, ये भी अजम्पशन ही हुई। हाँ बस ये है कि मुख्तलिफ तरीका से ये CAPM जो है रिस्क बेस्ड अजम्पशन की है आपने, DCF के अंदर आपने रिटर्न बेस्ड अजम्पशन की है, फिर ये जो है आपका डेट बेस्ड अजम्पशन की है। तो यानी कि अगर तमाम मुख्तलिफ अजम्पशंस करा के भी रिजल्ट एक आ रहा है तो दैट मीन्स हम ये कहते हैं कि यानी आप 3 तरीके से एक ही जगह रीच कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो तरीके सारे सही हैं। मतलब आप उस पॉइंट से तो यू आर बेसिकली अपने आप को बेसिकली सेफ कर रहे हैं कि भाई ठीक है। हाँ मतलब क्योंकि वो 3 मुख्तलिफ तरीके हैं जो आपस में लिंक नहीं है लेकिन वो एक ही जगह पहुंचना है, इसका मतलब ये है कि वो तीनों तरीके सही हैं। मतलब इस पॉइंट से आप यू कैन, हाँ वो भी शायद है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि क्योंकि हमने 3 मुख्तलिफ अनरिलेटेड तरीकों से किया है और वो तकरीबन ये आ रहा है, हालांकि इन सब में सब्जेक्टिविटी है, तो वो कह सकते हैं कि आपके दिमाग में जो चीज़ आपने तरीके में वही अप्लाई किया, लेकिन ये कि ठीक है तो वो भी है लेकिन आखिरी वाले में तो टोटली यही है, आपने 2% या 4% कैसे लिया, वो वही जो आपके जहन में था उसके हिसाब से ले लिया, उसलिए एवरेज भी उसका जा रहा है। देखिए मैं आपको बात बताऊं, ये मैं अपार्ट फ्रॉम द कोर्स कह रहा हूँ, यहाँ पे जो है ना आप जो है ना वैल्यूएशन इसलिए नहीं करते कि आप सही वैल्यू मालूम करें, आप वैल्यूएशन इसलिए करते हैं कि जो आपके जहन में जो वैल्यू है उसको पेपर में प्रूफ कर दिया जाए। ठीक है, समझ गया सर, सब खत्म हो गई इस बात पे बात। ठीक है तो अब तो सर आप वो जो वैल्यू हमारे दिमाग के हिसाब से सही है, तो आपके ये आपके दिमाग की बात नहीं कर रहा, ये ओनर की दिमाग की बात कर रहा हूँ। ओनर एनालिस्ट को ये इस वजह से हायर नहीं करता कि वो मुझे गाइड करे, ओनर इस वजह से एनालिस्ट को हायर करता है कि जो मेरे दिमाग में चीज चल रही है उसको किसी तरह से प्रूफ कर दे कि ये सही है। ठीक है, ओनर अपना दिमाग बहुत रेयरली चेंज करता है। ठीक है, तो ये जिसको एक्सपीरियंस नहीं है उसको हो जाएगा कभी कभी एक्सपीरियंस, क्लियर है। तो ये सारी कहानियां ये होती हैं, एनालिस्ट को हायर करना। मैं ये आउट यानी मैं ऑफलाइन कह रहा हूँ, लेकिन ये कि ये चीज़ें जो हैं दैट इज मोर ऑफ बेसिकली आप कंफर्मेशन बायस, यानी कंफर्मेशन आप अपने आप को कर रहे होते हैं कि भाई हाँ आपने सही किया। मैं एक पॉइंट कह रहा हूँ, 2 आपने एनालिस्ट हायर किए, एक एनालिस्ट ने कहा कि भाई ये जो आपने 14% निकाला है ना ये आपने बिल्कुल सही निकाला है, मैंने 4 मेथड से करके देख लिया, ये देखें इसका प्रूफ। और एक एनालिस्ट ने कहा नहीं आपके तो वैल्यू गलत है, आप इसका तो 10% आ रहा है। अब आप ओनर है, आप किस एनालिस्ट को रखेंगे? जिसने मुझे सही बोला है। सही आपको क्या पता किसने सही बोला है? जो आपको जिसने मुझे सही बोला है, ये बोल रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ तो जो जिसने आपके जो भी आपकी फिगर है उसको उसने बताया है और प्रैक्टिकली प्रूफ करके बताया है कि नहीं यार ये जो आप जो कह रहे हैं ना 14%, ये आप माशाल्लाह बड़ा आपको बहुत इंट्यूशन है, आपके दिमाग बड़ा चलता है। हमारे पेपर में आप ओनर हैं और हम एनालिस्ट हैं, आप हमें अपना फिगर दे दीजिएगा तो हम वो ले आएंगे कहीं से भी। ठीक है वो फिगर तो ये इसलिए जो है मैं उस फिगर को नहीं दूंगा। तो लेकिन दोनों सूरतों में जॉब की लाइफ जो है ना वो कम है, एक अभी फायर हो जाएगा और एक साल बाद फायर हो जाएगा। हाँ लेकिन वो कभी कभी जो है ना वो लर्निंग कर्व होता है, वो जो है ना वो जो जो अभी फायर होना था वो तो फायर हो चुका होगा, जो 1 साल का फायर होना था वो जो है जब उसने पहली दफा गड़बड़ यानी पहली दफा उसने कोई ना कोई इसमें प्लगइन्स किए हैं तो वो सेकंड टाइम में प्लग इन कर लेगा वो। तो बेसिकली जो वर्कर्स हैं, ये जो आपका मैनेजमेंट है, वो बेसिकली उसको जो ओनर का क्रूड ख्याल होता है उसको बड़े सोफिस्टिकेटेड मेथड के थ्रू जो है वो जो है वो सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये मैनेजमेंट तो ये मैनेजमेंट जो है ना ये यस मैन वाली दुनिया है। ये जो है ना इसमें ये नहीं है कि यू हैव अ सेपरेट आइडिया, आपको सेपरेट आइडिया करना है तो ओनर आपके पास मतलब क्या करेगा रख के आपको। तो ये चीज है और रिस्कीनेस से ये नया आइडिया ला रहा है, ये मेरा कॉम्पिटिटर बन जाएगा आगे जाके। नहीं कॉम्पिटिटर वो ही कहेगा, हाँ मतलब मैं ये लॉन्ग टर्म अगर सोच रखे ओनर बोले भाई ये तो मेरा एम्प्लॉय है। मैं एक जनरल बात कह रहा हूँ, आप ओनर हैं, आपने जो है ना आपने कंपनी आज से नहीं बनाई, आपने 10 साल पहले से बनाई हुई है कंपनी।
आपने जो है इसमें कई अरब रुपए इन्वेस्ट कर दिए हैं, आपने अपना खून पसीना इसमें डाल दिया है। अब आपके जहन में एक चीज है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। अब कोई बंदा कहे कि आप गलत कर रहे हैं और एक बंदा नहीं कहे कि नहीं आप सही कर रहे हैं और ये प्रूफ है कि सही कर रहे हैं, तो आप किसको रखेंगे? जाहिर बात है जो कहेगा आप सही कर रहे हैं उसको जो रखेंगे। प्रूफ दे रहे हैं, हाँ। जो अगर एक बंदा कहे कि नहीं आप गलत कर रहे हैं तो वो बंदा कैसे रहे? तो कहने का मकसद ये मैनेजमेंट जो है ना यहाँ पे यही होती है स्ट्रेटेजिक। जब कुछ नहीं होता ना, जब भी मैं आपको एक प्लग इन बता दूं कि जब भी कंपनी कहती है कि दिस इज आवर स्ट्रेटेजिक डिसीजन, तो इसका मतलब ये है कि दैट डिसीजन कैन नॉट बी वेरीफाइड बाय द फैक्ट्स एंड फिगर। जब भी स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व हो जाती है वहां पे फैक्ट्स एंड फिगर खत्म हो जाते हैं, ठीक है ना। अब आप ये कहें कि पाकिस्तान PIA हमारा स्ट्रेटेजिक असासा है, अगर वो स्ट्रेटेजिक असासा हो गया तब तो फैक्ट्स एंड फिगर खत्म हो गया ना, फिर तो आप लॉस भी करते रहे कोई मसला नहीं, स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व हो गई। पाकिस्तान रेलवे आपका स्ट्रेटेजी है, बस खत्म फैक्ट्स एंड फिगर। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी कंपनी कहती है कि दिस आर स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, तो दैट मीन्स कि देयर इज समथिंग एब्सर्ड, दैट इज समथिंग सब्जेक्टिव जो ओनर के जहन में व्हिच कैन नॉट बी वेरीफाइड ऑब्जेक्टिवली थ्रू फैक्ट। अगर फैक्ट से वेरीफाई हो जाता तो स्ट्रेटेजी कहने की जरूरत ही नहीं थी। And in other words, don't try doing that, please. और आपको फायर करने की वजह भी ये लिखी जाएगी कि आपका विजन कंपनी के विजन से मुतसादिम है। मुतसादिम था, एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये चीज जो है ना, ये मैं वो बता रहा हूँ कि जो लोग अपनी स्किन सेव करने के लिए करते हैं तो इट्स बेटर कि आपने 4-5 एवरेज निकाल दिए। अब CAPM आपके हिसाब से नहीं आ रहा, ज्यादा आ रहा है, फॉर एग्जांपल इसके अंदर ज्यादा आ रहा है, ओनर ने कहा नहीं इसको इन्वेस्ट करना है, तो यार करें क्या? तो उसने कहा यार चलो CAPM तो ज्यादा आ रहा है, किसी और से निकालते हैं, तो उसने DCF से निकाला, वो 13.8 आ रहा है। अब सवाल ये कि ओनर कहेगा कि भाई CAPM से क्यों नहीं निकाला, ये तो स्टेब्लिश मेथड है, तो उसने कहा चलो तीसरे से निकाल लेते हैं, तो उसने कहा 14% आ गया, तीसरे को एवरेज कर दिया, तो 14% जब आ रहा है तो दैट इज लेस देन 14.2, तो दैट मीन्स कि वो थोड़ा सा ना वो उस ओनर की साइड पे चला गया। तो यू कैन डू द काइंड ऑफ गिमिक्स जो कि जिसकी वजह से यू कैन मैं मेरा अपना एक्सपीरियंस है, इतना सारा एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपने मर्जी के रिजल्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। रिजल्ट निकालने में कोई इशू नहीं, थोड़ा सा आपको जो है चीज़ें पता होनी चाहिए और बहुत लीगली बहुत सही तरह से निकाल सकते हैं। मतलब ये नहीं कह रहा कि आप कोई इलीगल काम करें, तो आप अपनी मर्जी के अपनी मेथड, इतने देयर सो मच सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व इन दीज ऑल दीज मेथड्स के, यानी कि यू कैन हैव काइंड ऑफ थिंग्स सोफिस्टिकेटेडली जिसमें बहुत ऑब्जेक्टिव लगेगा आपको। तो अब ना ये जो है ना बेसिकली उसने कहा कि CAPM सही मेथड है, लेकिन हमने जो है ना एवरेज ले लिया विच इज 14%, तो 2% कम हुआ, 0.2% कम हो गया ना। 0.2% कम होने का से जो है ना आपका जो है वो बहुत ज़्यादा वैग भी डिफरेंट हो जाएगा और 10 चीज़ें और फर्क हो जाएंगी, तो वो हो सकता है वो आपके पास वो मार्जिनल एनालिसिस में आपके काबिल हो जाए। मतलब वन ऑफ द रीजन कुड बी दैट। बात समझ में आ रही है? आगे चलें यार बस करें सर जी। हाँ बस ही हो गया, बस हो गया, बस खत्म। तो ये चीज़ थी वाई, ये तो खैर बात की बात है, ये फ्लोटेशन कॉस्ट आपकी ज़रूरत ही नहीं है, ये वैग आपको निकाल लिया। 0.3 इज़ वेट, 0.1 इज़ वेट दिस, और ये आपने इस तरह से वैग निकाल लिया। आपके पास वेट्स मौजूद हैं, कॉस्ट ऑफ डेट, प्रेफर्ड स्टॉक, कॉमन स्टॉक मालूम हो गया, टैक्स मालूम हो गया, वेट्स मालूम हो गया, आपने वैग निकाल लिया। ये वैग जो है ये आप प्लग इन करेंगे अपने डिस्काउंट फैक्टर के अंदर और वैल्यू ऑफ द फर्म निकाल लेंगे, ठीक है। तो वो जो एक आखिरी चीज़ जो रह गई थी वो हमने आज डिस्कस कर ली, ठीक है। फिर ये कंपोजिट बैग होता है, ये भी जो है इसको भी आप फिलहाल छोड़ दें, अब फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। तो बस आई थिंक वील एंड अप हियर यहाँ पे। इसके अलावा और प्रोजेक्ट के लिहाज से और कोई इसमें चीज़ें नहीं है। बाकी कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं पॉलिसी मैटर, तो वो उसकी ज़रूरत नहीं है आपको। तो बस ये मेरे ख्याल से दैट इज़ इट। कोई सवाल है? वो प्रोजेक्ट में जो आखिरी चीज़ थी कैसे निकालेंगे ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। कुछ प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चंस तो वो कर सकते हैं। सच्ची समझ में आई? ये जो है ना असल में ये मैंने कोशिश की आपको बड़ा आसान तरीके से समझाने के लिए, और जो है वो लेकिन ये कि ये बड़ा मुश्किल था इसके अंदर, इसके आपने क्योंकि बीच के 2-3 चैप्टर नहीं पढ़े, इसमें बहुत डिटेल थ्योरी वगैरह थी। तो बहरहाल कोशिश की है मैंने समझाने की, कम से कम ये आपके प्रोजेक्ट में काम आ जाएगा, ठीक है ना। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो यू कैन कर लेते हैं। बाकी ये कि अपना प्रोजेक्ट करें। कोई ये क्लास लास्ट क्लास है जो फॉर्मल क्लास है,
इसके अलावा कोई आपको रखनी है क्लास? अगर कुछ लोग अपने इंडिविजुअल क्वेरीज को लेना चाहते हैं प्रोजेक्ट से लेकर, तो वो इंडिविजुअली बात कर सकते हैं, क्लास में भी कर सकते हैं। तो वो आप अपने तौर पे देख लीजिएगा कि क्या करना है आपको। बहरहाल इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो आप प्लीज। सर एग्जाम्स का अभी तक अदर हमारा देन फाइनल वीकेंड नहीं हुआ ना? जी सॉरी, जी पूछें आप हुसैन भाई। मेरी आप पूछ ले, उसके बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ।